अस्सलामुअलैकुम। देवता एपिसोड 263। हमारे लिए रास्ते हमवार हो रहे थे, मुश्किलें आसान हो रही थीं। सोनिया को उम्मीद थी कि वो जल्द ही ख्यालख्वानी करने वालों को ट्रैप करने के बाद इस मुल्क से वापस चली जाएगी। कामयाबी यूं भी हो रही थी कि इधर अल्पा अपने जनरल के दिमाग को पढ़कर दोस्त और दुश्मन की तमीज़ कर रही थी। उधर सलमान आधी रात के बाद जनरल के दिमाग में बड़ी आसानी से पहुंच गया। जनरल ने रात के 11 बजे ख्वाब आवर दवा की ज़्यादा खुराक इस्तेमाल की थी। 1 घंटे के अंदर सो गया था। सलमान वहां पहुंचा तो उसका दिमाग एक किताब की तरह खुला हुआ था। सलमान ने पहले तनवीमी अमल के जरिए उसे अपना मामूल बनाया, फिर पूछा, तुम सुपर मास्टर अरेरे के खिलाफ सख्त रवैया क्यों इख्तियार कर रहे हो? जनरल ने जवाब दिया, मुझे रिपोर्ट मिली है कि सुपर मास्टर अरेरे बाबा साहब के दायरे में रहकर हमारे लिए काम नहीं करता, बल्कि हमारे दरमियान सुपर मास्टर बनकर बाबा साहब के दायरे को फ़ायदा पहुंचाता है। सलमान ने पूछा, तुम्हें ये रिपोर्ट किसने दी है? मैं नहीं जानता। रात को सोने से पहले एक टेलीफोन कॉल आती है। एक आवाज़ कहती है, वो सुपर मास्टर अरेरे नहीं सलमान वास्ती है, ऐसा ही नहीं मुसलमान है। इसकी तस्दीक करो, जितनी जल्दी हो सके तस्दीक करो। तुम उस कॉल का जवाब क्या देते हो? मैं कहता हूँ ये हम सब जानते हैं कि बाबा साहब के दायरे में सुपर मास्टर अरेरे का नाम सलमान वास्ती है, लेकिन उसने इस्लाम कबूल नहीं किया है। इदारे वालों को मुसलमान बनकर धोखा दे रहे। लेकिन उस आवाज़ ने मशवरा दिया था कि मैं अपने सुपर मास्टर अरेरे को किसी तरह आजमाऊं। तुमने उसे किस तरह आजमाया है? जनरल ने कहा, सुपर मास्टर अरेरे ने मशवरा दिया था कि हम अपने टेलीपैथी जानने वालों को मुख्तलिफ सेंटरों में ना रखें, जजीरा कोनू की फौजी छावनी में भेज दें। एक तो दुश्मनों को यह मालूम ना होगा कि उन्हें कहाँ मुंतकिल किया गया है, दूसरे कोई उस जजीरे में कदम नहीं रख सकेगा। आज उस जजीरे के चारों तरफ बहरी फौज है, लेकिन मैंने एक चालाकी की है। जजीरा कोनू में बज़ाहिर 12 अफराद को भेजा है, लेकिन उनमें से सिर्फ 4 जवान टेलीपैथी जानते हैं। बाकी 8 कहाँ हैं? कर्नल ने अपनी बेटी जोरा जोरी की जमानत ली है, इसलिए वो बाप के पास है। मिकी मैथ्यू कर्नल का होने वाला दामाद है, मैं उस पर ज़्यादा भरोसा नहीं करता। वो बाल्टीमोर में है। बाकी 6 मेरे वफादार हैं, मेरे लिए बड़ी खामोशी से ख्यालख्वानी करते रहते हैं। उनमें से एक मार्टन रसल है। मार्टन रसल का दिमाग हमारी मुट्ठी में आ चुका था। जोरा जोरी और मिकी मैथ्यू को हमने बहुत पहले ट्रैप किया था। हम जब चाहते उनसे काम ले सकते थे। जनरल ने कहा, मेरे वफादारों में दूसरा पॉल हॉपकिन है। अली तैमूर ने उसकी बहन वैली होप के जरिए उसे फांसने की कोशिश की थी, लेकिन पॉल हॉपकिन सच्चा अमरीकी है। उसने अली तैमूर की कोशिशों को नाकाम बना दिया। तीसरी वफादार शेल्पा है। चौथे का नाम टीटू संताना है और 5वां डी बॉर्बन है। तुमने 5 का जिक्र किया है, एक और कौन है? वो मेरी एक भतीजी है, उसका नाम मरीना है। उन सबके मुकम्मल एड्रेस बताओ। वो बताने लगा। सलमान नाम और पते नोट करता रहा। फिर उसने पूछा, तुम्हारी भतीजी मरीना का पता क्या है? वो लापता है। तुम मेरे मामूल हो, मुझसे झूठ नहीं बोलोगे, बताओ वो लापता कैसे हो गई? उसने जवाब दिया, जब सोनिया और अली तैमूर की तरफ से खतरात बढ़ने लगे तो मुझे अपनी भतीजी की फिक्र हुई। वो बहुत चालाक है। उसने कहा, मैं उसे कहीं रूपोश हो जाने दूं और ये जाहिर करूं कि दुश्मन ने मरीना को भी अगवा कर लिया है। इस तरह वो छुपकर मुझसे रब्ता करती रहेगी और दुश्मनों का सुराग लगाएगी। मैंने कभी नहीं पूछा कि वो कहाँ जिंदगी गुजार रही है। उसने मुझे भी कुछ नहीं बताया। यही इत्मीनान काफ़ी है कि वो बखैरियत और महफूज है। सलमान ने कहा, आइंदा वो रब्ता करे तो उसका पता मालूम करो। जनरल ने फर्मा बरदारी से कहा, मैं मरीना से उसका मौजूदा पता पूछूंगा। तुम अपने दिमाग में मेरी सोच की लहरों को महसूस नहीं करोगे और मुझ पर किसी किस्म का शुबा नहीं करोगे। उसने कहा, मैं तुम्हारी सोच की लहरों को महसूस नहीं करूंगा और तुम पर किसी किस्म का शुबा नहीं करूंगा। सलमान ने कहा, क्या तुम उसकी आवाज़ की नकल सुना सकते हो जो फ़ोन पर मेरे खिलाफ बोलती रहती है? बोलने वाली औरत है और मैं औरत की आवाज़ की नक्काली नहीं कर सकूंगा। इतना ही कह देना काफ़ी था कि बोलने वाली औरत है। सलमान के तस्वुर में राहील आ गई। वह सोनिया के पास आया। वह जजीरे के लिए सब्जियां लाने आई हुई थी। वह बोला, सिस्टर अच्छा हुआ आप सब्जियां लाने के बहाने जजीरे से निकल आई हैं। हम खतरे को जितना टालना चाहते हैं उतना ही बढ़ता जाता है। बात क्या है? मिस्टर वुल्फ ने मार्टन रसल को अपने काबू में कर लिया है। मैं जनरल पर अमल कर चुका हूँ। यूँ देखा जाए तो सुपर मास्टर की सीट मेरे लिए पक्की होगी, लेकिन राहीला अचानक मेरे लिए मुसीबत बन रही है। क्या उसे तुम्हारे सुपर मास्टर होने का इल्म हो गया है? शायद उसे मालूम हो गया है। जनरल ने मामूल बनकर बताया कि रात को सोने से पहले फ़ोन पर एक औरत बोलती है कि सुपर मास्टर मुसलमान है और बाबा साहब के दायरे का वफादार है। इसीलिए आजकल जनरल का रवैया मेरे खिलाफ हो गया था। तुम्हें शुबह है कि राहीला फ़ोन करती है? यकीन नहीं है। पहले राहीला से रब्ता कायम करो, उससे बातें करो। मैंने यही सोचा था, फिर ख्याल आया पहले अपनी पोजीशन मजबूत कर लेना चाहिए। मुझे और सुल्तानों को कम से कम 1 दिन के लिए इस मुल्क से निकल जाना चाहिए, वरना राहीला जब जनरल तक पहुंच सकती है तो दूसरे हुक्काम तक पहुंचकर हमारा रास्ता रोक सकती है। ये बेहतर है। सुल्ताना को यहाँ से निकलने को कहो। लैला ने जजीरे के चौथे टेलीपैथी जानने वाले जवान जॉर्डी नॉर्मन को भी ट्रैप कर लिया है। बाकी जवानों को बाद में देख लिया जाएगा।
सिस्टर, आपने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। जजीरे में सिर्फ 4 टेलीपैथी जानने वाले हैं जो आपके काबू में आ गई हैं, बाकी 8 डमी हैं। जनरल ने मुझे धोखा दिया था। बहरहाल मैं उन 8 के नाम और पते नोट कर चुका हूँ। ऐसा है तो सानी और अली को भी यहाँ से जाने को कहो। मैं हुलिया बदलकर कल तक चली जाऊंगी। वह सोनिया से बातें करने के बाद सुल्ताना के पास आया, कोड वर्ड्स अदा किए, उसे जनरल से हासिल होने वाली मालूमात बताई। फिर कहा, जनरल तनवीमी अमल से बेदार होगा तो मेरी मर्जी के मुताबिक हम दोनों पर से पाबंदियां खत्म करा देगा। हम कल ही किसी फ्लाइट से ये मुल्क छोड़ देंगे। वो बोली, जनरल पूरी तरह काबू में आ गया है। तुम बदस्तूर सुपर मास्टर रह सकते हो। राहीला से बात करो, हो सकता है वो दुश्मनी ना कर रही हो। खुदा करे ऐसा ही हो, लेकिन ये मुल्क छोड़ने के बाद ही मैं राहीला से रब्ता करूंगा, वरना वो दूसरे जराए से हम पर पाबंदी आयद करा देगी। अभी उसे खुशफहमी में रहने दो कि जनरल उसकी फ़ोन कॉल पर अमल कर रहा है और मेरा मुहासबा करने वाला है। ठीक है, मैं रवानगी की तैयारी करती हूँ। पहले नींद पूरी कर लो, सुबह होने वाली है। मैं अभी सानी और अली के पास से आई हूँ, थक गई हूँ। 2 घंटे सोने के बाद सफ़र की तैयारी करूंगी। सलमान ने दिमागी तौर पर हाजिर होकर वो फहरिस्त देखी जिसमें टेलीपैथी जानने वालों के नाम और पते लिखे हुए थे। एक ख्याल ख्वानी करने वाला मॉन्ट्रियल में रहता था। सानी और अली भी उसी शहर में थे। उसने अली के दिमाग में दस्तक दी, कोड वर्ड्स अदा किए। वो सो रहा था, उठकर बैठ गया। सलमान ने कहा, सुबह होने वाली है। न्यूयॉर्क में 4:20 हुए हैं। इस वक्त हर शख्स गहरी नींद में होता है। अली ने पूछा, अंकल, क्या ये कहकर आप मुझे जगाने पर माजरत करेंगे? नहीं बेटे, मैं जानता हूँ तुम और पारस सिपाही हो, नींद को अपने काबू में रखते हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त दुश्मन भी गहरी नींद में होगा। वो इसी शहर में है, पता नोट करो। सलमान ने पता बताकर कहा, उसका नाम डी बॉर्बिन है। ये टेलीपैथी जानता है। जनरल का वफादार और ख़ास मातियत है। मैं अभी जा रहा हूँ, पहले अच्छी तरह मालूम कर लो। उसने अपनी हिफाजत के लिए ख़ास इंतजामात किए होंगे। आप इत्मीनान रखें। वह दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। ये जानता था कि उसकी बेटी सोनिया सानी अली को पसंद करती है। अली जैसा खुश्क मिजाज लड़का भी उससे मुतासिर है। दोनों शाना बशाना खतरात से खेलते आ रहे थे। अभी अली के दिमाग में गुफ्तगू करने के दौरान सानी कहीं नजर नहीं आई थी, यानी दोनों एक बेडरूम में नहीं थे। समझदार थे, बड़ी शराफत से मोहब्बत कर रहे थे। आखिर वो बाबा फरीद वास्ती की नवासी थी। फितरतन शर्म हया का पास रखती थी। वो कुछ भी थी मगर अपनी हकीकत नहीं जानती थी। उसे इतना मालूम था कि सोनिया ने एक माँ की तरह उसकी परवरिश की है। जब उसे बाबा साहब के दायरे में दाखिल किया गया तो वो लावारिस थी। उसे अपने बाप के तौर पर सलमान वास्ती का नाम दिया गया था। बज़ाहिर उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई थी। वो अपने नाना जान के इदारे में और बाप की मौजूदगी में लावारिस थी, लेकिन उसकी बेहतरी के लिए ऐसा किया गया था। राहीला को हर तरह से यकीन दिलाया गया था कि उसने एक मुर्दा बच्चे को जन्म दिया है। उसकी कोई बेटी और बाबा साहब की कोई नवासी नहीं है। अगर राहीला को मालूम हो जाता तो वो अपनी बेटी को छीन लेने की हर मुमकिन कोशिश करती। ये उनके लिए शैतानी हदायत थी। राहीला को उसकी माँ साराई ले गई और साराई को उसकी माँ ने छीन लिया था। काला जादू करने वालियों का ये सिलसिला चला रहा था और इस सिलसिले की मौजूदा कड़ी सोनिया सानी थी। अली तैमूर तेजी से लिबास तब्दील कर रहा था। सानी दूसरे कमरे में सो रही थी। वो उसे आराम करने का मौका देना चाहता था, इसलिए उसे इतला दिए बगैर जा रहा था। उसने जूते पहनने के बाद नया शनाख्ती कार्ड जेब में रखा। सलमान ने दोनों के लिए नए हुलिये में शनाख्ती कार्ड और दीगर ज़रूरी कागजात बनवा दिए थे। वह दबे कदमों कमरे से बाहर आया। कॉरिडोर में पहुंचकर एक खिड़की का पर्दा हटाकर देखा। वो बिस्तर पर सो रही थी। अली तैमूर देर तक उसे बेख्तियार देखता रह गया। वो तो ऐसे भी दिल में उतर गई थी। नींद की हालत में उसका हुस्न और भी सैर ज़्यादा कर रहा था। वह हकीकत पसंद था। इश्क और मोहब्बत को ख्याली मामलात समझता था और कहता था, ख्यालों की दुनिया में रहने वाले का अमल रुक जाता है। वो कोई अमली काम करते करते तसव्वुर में खो जाता है। उसने सानी के दीदार से चौंक कर सोचा, मुझे क्या हो गया था? मैं तो एक टेलीपैथी जानने वाले डी बॉर्बिन को शिकार करने जा रहा था। रास्ते में इश्क आ गया। इसीलिए मैं मोहब्बत से कतराता रहा था। मगर ये अपने बस की बात नहीं होती। जब होती है तो बेख्तियार होती है। मैंने और सानी ने दानिस्ता मोहब्बत नहीं की है। हम आप ही आप एक दूसरे के असीर हो गए हैं। वो खिड़की के पास से पलट गया। उस बंगले से बाहर जाने लगा। उसने महसूस किया कोई गैर मामूली बात हो रही है। वो रुकना चाहता है मगर जा रहा है। एक ख्याल आया, शायद ये इश्क की हमाकत है। सानी बेहद हसीन लग रही है। उसके करीब रहने को जी चाहता है। वो सोचता हुआ बाहर आ गया। बंगले के अहाते में रेंटेड कार खड़ी हुई थी। वो कार स्टार्ट करके सानी को नींद से जगाना नहीं चाहता था। वहां से चलता हुआ अहाते से निकलकर स्ट्रीट पर चलने लगा। आगे मेन रोड पर उसे टैक्सी मिल सकती थी। वो डी बॉर्बिन को शिकार करने जा रहा था। उधर डी बॉर्बिन बंगले के पीछे पहुंच गया था। वो सानी और अली को शिकार करने आया था। जब से वो दोनों मॉन्ट्रियल पहुंचे थे तब से बॉर्बिन उनकी ताक में था। जनरल के खास जासूस सानी और अली के हाथों मारे गए थे और वह दूर ही दूर से तमाशा देखते हुए तस्लीम कर रहा था कि दोनों ज़बरदस्त हैं। उनका सामना करने की हमाकत नहीं करना चाहिए। वह तदबीर सोचता रहा, फिर इस नतीजे पर पहुंचा था कि उन्हें धोखे से ट्रैप करना चाहिए। अब वो उन्हें धोखे से बेबस करने आया था। उसके सामने से एक छोटा सा गैस सिलेंडर लटक रहा था। उसमें बेहोश करने वाली गैस थी।
ये गैस स्प्रे करने के लिए बॉर्बिन ने सुबह 4 बजे का वक्त मुकर्रर किया था। उसे यकीन था कि उस वक्त दोनों गहरी नींद में होंगे। उनके बेदार होने और संभलने से पहले गैस उनके नथनों में जाएगी, फिर वो उठने के काबिल नहीं रहेंगे। उसने बंगले के चारों तरफ घूमकर देखा, खिड़कियां और दरवाजे बंद थे। यह अच्छा ही था, इस तरह गैस बाहर नहीं जा सकती थी। वो एक चक्कर लगाने के बाद सामने दरवाजे पर आया। 1 मिनट पहले उसे अली तैमूर बाहर से बंद करके गया था। उसने दरवाजे को लॉक नहीं किया था, सिर्फ चिटकनी लगा दी थी जिसे बॉर्बिन आसानी से खोल सकता था। वो अंदर जाने से पहले गर्दन से लटके हुए गैस मास्क को पहनने लगा। अली चलते चलते रुक गया। उसे सानी को छोड़ते वक्त जो एक गैर मामूली सी बात महसूस हो रही थी वो समझ में नहीं आ रही थी। अब समझ में आ गई। सानी जो कंबल ओढ़कर सो रही थी उसके अंदर से एक पाँव झलक रहा था। उस पैर में एक जूता था, वो जूते पहनकर सो रही थी। अली ने जूते की एक झलक देखी थी, फिर सानी के ख्वाबीदा हुस्न में खो गया। वहां से वापसी पर लाशऊर कुछ कह रहा था और वो इसे इश्क की हमाकत समझ रहा था। बहरहाल वो रास्ते से पलट गया, बंगले की तरफ आने लगा। सानी बहुत ही नफासत पसंद थी, हर काम सलीके से करती थी। वो कभी जूते पहनकर नहीं सो सकती थी। अली का दिमाग चीख चीख कर कह रहा था कि सानी किसी मुश्किल में है, किसी ने ट्रैप किया। वो जिस हालत में थी उसी हालत में उसे सोने पर मजबूर किया गया और अब इसके ख्वाबीदा दिमाग पर अमल किया जा रहा है। वो तकरीबन दौड़ता हुआ बंगले के अहाते में पहुंचा। कुछ फासले से दरवाज़ा खुला हुआ नजर आया जिसे वो भी बाहर से चिटकनी लगा कर गया था। उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाईं, फिर पंजों के बल चलता हुआ दरवाजे के पास आया। अंदर उसे हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। वह मोहतात अंदाज में दबे कदमों कॉरिडोर में पहुंचा। कोई सानी के बेड की वो खिड़की बंद कर रहा था जहां से अली ने उसके ख्वाबीदा हुस्न को देखा था। उस बेडरूम का दरवाज़ा खुला था जबकि वो थोड़ी देर पहले बंद था। अली आहिस्ता आहिस्ता कदम रखता हुआ दरवाजे के पास आया। बॉर्बिन का इरादा था खिड़की बंद करने के बाद दरवाजे के पास आएगा, फिर गैस स्प्रे करके बाहर निकलकर दरवाज़ा भी बंद कर देगा। वो गैस मास्क पहने हुए था, मगर जैसे ही दरवाजे पर आया उसकी कमर पर एक लात पड़ी। अचानक हमले के बायस हाथ से गैस सिलेंडर छूटकर कालीन पर चला गया। वो आगे जाकर औंधे मुंह गिरा, फिर उछल कर खड़ा हो गया। इतनी देर में अली ने पीछे से गर्दन दबोच ली। एक हाथ से चेहरे पर चढ़े हुए गैस मास्क को खोलने लगा। बॉर्बिन अपनी गैस छुड़ाने और गैस मास्क को खोलने से बाज रखने की कोशिश कर रहा था। जिद्दोजहद के दौरान अली ने कहा, उठो, आंखें खोलो, तुम्हारे कमरे में इतनी आवाज़ें हो रही हैं और तुम। उसकी बात अधूरी रह गई। बॉर्बिन ने अली के पेट में कोहनी मारी थी। अली उसके चेहरे से गैस मास्क खींचता हुआ पीछे चला गया, फिर बोला, इस मास्क के बगैर तुम गैस स्प्रे नहीं कर सकोगे। ऐसा कहते वक्त वो सानी को देख रहा था और हैरान हो रहा था। वो गाफिल पड़ी हुई थी, जबकि वो नींद की हालत में भी जागता हुआ जहन रखती थी। कोई गैर मामूली बात हो तो दिमाग उसे चौंका देता था। उसकी गफलत देखकर यही समझा जा सकता था कि उसकी किसी कमजोरी से कोई फायदा उठाकर टेलीपैथी जानने वाला दुश्मन उस पर अमल कर रहा है। बॉर्बिन उसकी गहरी नींद से फायदा उठाना चाहता था। उसने सोचा सानी बेहोश हो जाएगी तो वो उसके दिमाग में जा सकेगा। उसने कालीन पर पड़े हुए गैस सिलेंडर की तरफ छलांग लगाई। वहां पहुंचा मगर उसे झुककर उठाने से पहले ही मुंह पर एक लात पड़ी। वह चीखता हुआ दूसरी तरफ उलट गया। अली को सानी की फिक्र थी। उसके पास पहुंचने के लिए दुश्मन को बेबस करना जरूरी था। दुश्मन भी अच्छा खासा फाइटर लगता था। अब वो वहां से किसी तरह भागना चाहता था। उसने अपने लिए रास्ता बनाने की गर्ज से कमरे की महदूद फिजा में छलांग लगाई। वह फ्लाइंग किक मारना चाहता था। अली ने उसकी टांग पकड़कर उसे एक चक्कर देते हुए दीवार पर दे मारा। उसके हलक से ऐसी चीखें निकली जैसे ज़िबा किया जा रहा हो। फिर अली ने उसके एक बाजू को मोड़कर ऐसा दाव लगाया कि हड्डी टूट गई। वह फर्श पर तड़पते हुए चीखने लगा। अली सिलेंडर को उठाकर सानी के पास आया, फिर उसे झिंझोड़कर आवाज़ दी, सानी उठो सानी। वो ख्वाब देख रही थी। पिछली 3 रातों से वही एक ख्वाब देखती आ रही थी। पहली 2 रातों को वो लाहौल पढ़ते हुए बेदार हो गई थी। उसने सोचा अली के सामने इस ख्वाब का जिक्र करेगी। फिर सोचा अली ऐसे बेतुके ख्वाब का मजाक उड़ाएगा। अमेरिका जैसे इंतहाई तरक्की याफ्ता मुल्क में रहते हुए काले जादू का जिक्र मज़का खेज लगता है। लेकिन आज तीसरी रात भी वही एक ख्वाब नजर आ रहा था। शैतान का एक बड़ा सा मुजस्मा था। उसके सामने शोले भड़क रहे थे। उन शोलों और शैतान के दरमियान एक हसीन औरत मंतर पढ़ रही थी और अपनी जुल्फें बिखराई बेढंगेपन से रक्स कर रही थी। सानी ने खुद को इन शोलों के करीब देखा। वो पूछ रही थी, कौन हो तुम, कौन हो? मैं 3 रातों से यहाँ क्यों आ रही हूँ? हा हा हा, तू आई है, आज नहीं जा सकेगी। बोल, तू सानी है? हाँ मैं सानी हूँ। बोल, तू सानिया सलमान है? हाँ मेरा पूरा नाम सानिया सलमान है। मैं जा रही हूँ। मेरे कमरे में कुछ गड़बड़ हो रही है, मुझे जाना चाहिए। तू नहीं जाएगी। हा हा हा, मैंने बड़ी मुद्दतों के बाद तुझे पाया है। मेरी नानी मेरी माँ को ले गई थी, मेरी माँ मुझे ले आई, मैं तुझे ले आऊंगी। मैं जाऊंगी। मेरा अली मुझे आवाज़ें दे रहा है। तुम मुझे रोकने वाली कौन होती हो? मैं। उसने मंत्र पढ़कर फूंक मारी। शोले और ज्यादा भड़कने लगे। वो रक्स करते हुए बोली, मैं हूं तेरी माँ, मामा हीला। उसी वक्त अली ने उसे झिंझोड़कर आवाज़ दी, उठो सानी। वह हड़बड़ा कर उठ बैठी।
अली ने पूछा, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम बेहोशी की नींद में सोती हो? वह चुप थी। उसने पूछा, ख्वाब देख रही थी? वो खला में तकती हुई सहरज़दा सी होकर बोली, मामा हीला। अली तैमूर ने टटोलती हुई नजरों से सोनिया सानी को देखा। साफ पता चल रहा था कि वो सहरज़दा हो गई है। उसके चेहरे की गुलाबी रंगत फीकी पड़ गई थी, दीदे फैल गए थे और वह पलकें झपकाए बगैर खला में तक रही थी। अली तैमूर ने पूछा, तुम होश और हवास में हो? वह सामने नजरें उठाए देखे जा रही थी। अली ने उसे झंझोड़कर आवाज दी तो वह चौंक गई। फिर उसे देखते हुए बोली, मामा हीला? ये मामा हीला क्या है? वो यकबारगी चीख मारकर अली से लिपट गई। नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी अली, मैं अपने इख्तियार में नहीं हूं, मुझे पकड़ लो। अली ने उसे दोनों बाजू में समेट लिया। उसे दिल की धड़कनों से लगाते हुए बोला, तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसी कमजोर तो नहीं हो कि ख्वाब देखकर यूं सहम जाओ? मैं 3 रातों से वही एक ख्वाब देख रही हूँ। उसे एक औरत को देख रही हूँ। वो कहती है कि वो मेरी माँ है। मामा हीला, तुम्हारी माँ? हाँ, वो बहुत खूबसूरत है मगर शैतानी हरकतें कर रही थी। एक शैतान के बहुत बड़े मुजस्मे के सामने नाच रही थी। वो बड़ा ही भयानक माहौल था। वह शैतान के सामने नाचते हुए कह रही थी कि उसकी नानी उसकी माँ को ले गई थी, उसकी माँ उसे ले आई थी और वह मुझे ले जाएगी। अली ने कहा, यह अजीब सी बातें हैं, मेरी समझ में नहीं आ रही। मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ, मगर ये महसूस कर रही हूँ कि तुम्हारे बाजू में आने से पहले मेरा दिल उस औरत की तरफ खिंचा जा रहा था जो खुद को मामा हीला कहती है। दिल उसकी तरफ खिंचा जाता है जिसे हम पसंद करते हैं और दिल से चाहते हैं। मैं भला उसे दिल से कैसे चाहूंगी? मैं सिर्फ 3 रातों से उसे देख रही हूँ। ये शैतानी अमल है। वो अपने मंत्रों से और काले जादू से मुझे खींच रही है। ऐसी बातें मज़का खेज लगती हैं, लेकिन मैं तुम्हारी बातें झुठला नहीं सकता। क्या ऐसा पहले कभी हुआ है? कभी नहीं। मैं काले जादू को सिर्फ इस हद तक मानती हूँ कि कलाम पाक में जादू का जिक्र है। मैंने 3 रातों तक एक ही ख्वाब में एक ही औरत को देखा है। मैं उसे ख्वाब समझकर भुला देती, लेकिन मैं साफ तौर से देख रही थी कि किसी अनजानी शैतानी कुव्वत ने मुझे जकड़ लिया था। मैं उस भयानक माहौल से वापस आना चाहती थी। मैंने वहां तुम्हारी आवाज़ भी सुनी थी। तुम मुझे नींद से जगा रहे थे, मगर मैं आंखें नहीं खोल सकती थी। आखिर ये जादू हुआ ना? आंखें खोलने के बाद मैंने थोड़ी देर तक उस औरत में कशिश महसूस की है। तुम मुझे यूं ना पकड़ते तो शायद फिर मेरी आंखें बंद हो जाती और मैं मामा हीला के पास पहुंच जाती। क्या तुम्हें पता था कि तुम जूते पहनकर सो गई थी? हाँ। वह चौंक कर अली से अलग हो गई। अपने जूतों को देखकर सोचने लगी, फिर बोली, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है। तुम 3 बजे तक मेरे पास थे। जब कमरे में चले गए तो क्या हुआ? मैं कैसे सो गई? जूते भी नहीं उतारे और ये कौन है? डिबॉर्बिन फर्श पर बेहोश पड़ा था। अब वो जरा जुम्बिश कर रहा था। टूटे हुए बाजू को हरकत देते ही चीख पड़ा। आंखें खोलकर देखने लगा। अली ने कहा, यह गैस सिलेंडर लेकर आया था, तुम्हें बेहोश करना चाहता था। अब ये बताएगा कि कौन है और यहाँ क्यों मरने आया है? वो कराते हुए बोला, प्लीज मुझे फौरन अस्पताल पहुंचाओ। तुम्हें तो बहुत दूर तक पहुंचाएंगे। पहले हमें नुकसान पहुंचाने का मकसद बताओ। मैं मकसद नहीं जानता, मैं महज एक आलाकार हूं। हम थोड़ी देर के लिए यकीन कर लेंगे, लेकिन जब हमारा ख्याल ख्वानी करने वाला तुम्हारे दिमाग में पहुंचेगा और तुम्हारा झूठ जाहिर होगा तो सोच लो तुम्हारा क्या बनेगा। वो परेशान हो गया। तकलीफ से कराते हुए बोला, मैं सच बोलूंगा, तुम्हारा वफादार बनकर रहूंगा, सुपरमास्टर पर लानत भेज दूंगा। वह दर्द की शिद्दत से तड़पने लगा। अली ने कहा, आगे बोलो। वह तकलीफ से थरथराते हुए बोला, इंसान बनो, मैं मरने वाला हूं। सानी ने कहा, थोड़ी देर पहले तुम्हारे हाथों में मरने वाली थी। भाई गॉड, मैं तुम्हें कत्ल करने नहीं आया था। तुम्हारे दिमाग को कमजोर बनाकर तुम्हें अपनी मामूला बनाना चाहता था। तो गोया तुम टेलीपैथी जानते हो? हाँ जानता हूं। ये बातें बाद में हो सकती हैं। कम से कम एम्बुलेंस के लिए तो फ़ोन करो। मैं तुम्हें खुदा का वास्ता देता हूँ। अगर मैं खुदा का वास्ता देती तो तुम मुझे मुआफ़ करके चले जाते। मैं गलती पर था। हम तुम्हें मुआफ़ करने की गलती नहीं करना चाहते। मुझे अपने किए की सज़ा मिल चुकी है। पहले मालूम तो हो कि तुम कौन हो। तुम्हारे जुराइम की फहरिस्त देखकर हम सज़ा का तयन करेंगे। वह तकलीफ से तड़पते हुए बोला, जलील कमीनों जालमों, मैं मर रहा हूँ। बाजू की हड्डी टूटने से कोई नहीं मरता। वह चीख कर बोला, तुम लोग मुझे अस्पताल क्यों नहीं पहुंचाते? अली ने कहा, यहाँ कनाडा में हमारे एक दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाला है। उसका नाम डिबॉर्बिन है। थोड़ी देर पहले मैं उसे ट्रैप करने जा रहा था, मगर रास्ते से वापस आ गया। हमारा खुदा हम पर मेहरबान है। जिसे मैं ट्रैप करने जा रहा था वो मेरे सामने एड़ियां रगड़ रहा है। तुम ही डिबॉर्बिन हो? हाँ, मैं बॉर्बिन हूँ, तुम्हारे सामने जाहिर हो गया हूँ। अब तो तिब्बी इमदाद पहुंचाओ। उसी वक्त तो सलमान ने अली के पास आकर कोड वर्ड्स अदा किए। अली ने कहा, सामने शिकार पड़ा है, आप इसकी आवाज़ सुने। उसने बॉर्बिन से कहा, कोई गीत सुनाओ। वो गुस्से और तकलीफ से भड़क गया, बेतहाशा गालियां देने लगा। फिर अचानक उसकी जुबान दांतों के दरमियान आ गई। एक के बाद दूसरी तकलीफ ने उसके होश उड़ा दिए। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। सलमान ने कहा, मेरे बच्चों को गालियां देने वाली जुबान कटकर अलग भी हो सकती है। वो निढाल हो चुका था। उसकी सोच ने कहा, मार डालो, मुझको मार डालो, मैं ये अज़ियतें बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। तुम जो कोई भी हो, मुझे मार डालो, तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी होगी। इन टेलीपैथी जानने वालों के मुतालिक बताओ जिन्हें तुम जानते हो। मैं नहीं बताऊंगा तो तुम मुझे मार डालोगे, और मैं यही चाहता हूं। मैं जिंदा रखूंगा,
ठहर ठहर कर अजियतें पहुंचाता रहूंगा। तुम मौत की भीख मांगोगे, मैं तुम्हारे चोर ख्यालात पढ़ता रहूंगा। वो शिकस्त खुर्दा अंदाज में बोला, मैं तकरीबन मर चुका हूं, मरते वक्त झूठ नहीं बोलूंगा। तुम मुझे एक बार तिब्बी इमदाद पहुंचा कर आजमाओ, मैं तमाम उम्र तुम्हारा गुलाम रहूंगा। मुझ पर तनवीर में अमल करके मुझे अपना ताबेदार बना लो। उसे कोई जवाब नहीं मिला। सलमान उसके चोर ख्यालात पढ़ रहा था और समझ रहा था कि उस पर रफ्ता रफ्ता बेहोशी तारी हो रही है। उसने अली से कहा, एम्बुलेंस के लिए फ़ोन कर दो। उनसे कहो फलां स्ट्रीट में एक शख्स जख्मी पड़ा है, उसे फौरी तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है, तुम इसी स्ट्रीट में इसे छोड़कर आ जाओ। अली ने कहा, आप अभी हमारे पास आएंगे? हाँ जल्दी आऊँगा, ज़रा इत्मीनान कर लूँ कि बॉरबिन किसी को तुम दोनों के बारे में कुछ नहीं बताएगा। अली ने बॉरबिन के पास आकर देखा, वो फिर बेहोश हो गया था। उसने रिसीवर उठाकर एम्बुलेंस के लिए फ़ोन किया। उन्हें एक जख्मी के मुतल्लिक इतला देकर रिसीवर रख दिया। फिर बॉरबिन को उठाकर कंधे पर लाद कर ले जाते हुए बोला, अंकल अभी तो ये बेहोश है, अपने और हमारे बारे में किसी से कुछ नहीं कह सकेगा। इसके होश में आने तक आप सानी के पास जाएं, ये बहुत परेशान है। वो बॉरबिन को लाद कर बाहर आया। सानी ने कार का पिछला दरवाज़ा खोला, उसे पिछली सीट पर डालकर वो अगली सीट पर आ गई। अली ने कार स्टार्ट करके गाड़ी आगे बढ़ा दी। फिर कहा, अंकल सलमान तुम्हारे पास आ रहे हैं। सलमान ने उसके दिमाग में आकर कहा, हेलो बेटी कैसी हो? वो बोली, अंकल आपने मुझे बाप का नाम दिया है, मैं आपके हवाले से सानिया सलमान कहलाती हूँ। कभी कभी दिल से आह निकलती है, काश मेरे माँ बाप का कोई नामो निशान होता। मेरी बच्ची दिल छोटा क्यों करती हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। आपका नाम मुझ पर कर्ज है और कर्ज देने वाला बाप नहीं होता। सलमान के दिल में एक दर्द उठा। उसने पूछा, आज तुम ऐसी जज्बाती क्यों हो रही हो? आज छुपा हुआ दर्द जाग गया है। आज एक औरत ने खुद को मेरी माँ कहा है। वो एकदम से चौंक गया, जल्दी से बोला, किस औरत ने कहा है? कौन है वो? तुमसे कहाँ मिली थी? मैं उसे 3 रातों से ख्वाब में देख रही हूँ। सलमान ने इत्मीनान का सांस लेकर कहा, तुमने तो मुझे चौंका दिया था। मैं खुश हो गया था कि माँ से मुलाकात हो गई है, मगर तुम बेहद ज़हीन हो कि ख्वाब की बात कर रही हो। मगर अंकल 3 रातों से एक ही ख्वाब कैसे आ सकते हैं? ख्वाब में वही एक शैतान का मुजस्मा होता है, वही एक औरत मंत्र पढ़ती है और नाचती हुई कहती है, मैं हूँ मामा हीला। सलमान का इत्मीनान ख़त्म हो गया। एकदम से परेशानी बढ़ गई। वह सोच में नहीं सकता था कि राहीला काले इल्म के जरिए बेटी तक पहुँच जाएगी और उससे ख्वाबों में मुलाकात करेगी। ये फिक्र और परेशानी ऐसी थी कि वो दूर तक सोचता चला गया। सानिया ने पूछा, आप खामोश क्यों हो गए? मैं समझ रही थी कि आप मेरे ख्वाब का मज़का खेत समझेंगे। नहीं बेटे, मैं संजीदगी से सोच रहा हूँ। तुम सच्ची हो, संजीदा हो, ज़हीन हो। हम में से कोई तुम्हारी बात को नहीं झुठलाएगा। मैं तुम्हारे ख्वाब के मुताल्लिक अभी सिस्टर से बात करके आता हूँ। उसने सोनिया के पास आकर कहा, सिस्टर हमारी तवक्को के खिलाफ राहीला ने अपनी बेटी को ढूंढ निकाला है। सोनिया ने हैरानी से पूछा, कैसे? वो 3 रातों से सानी के ख्वाब में आ रही है और उसकी माँ होने का दावा कर रही है। हमारी सानी का रद्द अमल क्या है? माँ बेटी का रिश्ता जज्बाती होता है, वो परेशान है, मगर गहरी वाबस्तगी से ख्वाब में आने वाली औरत के मुताल्लिक सोच रही है। सलमान, उसे और अली को समझाओ, जितनी जल्दी मुमकिन हो वो पेरिस चले जाएं। सानी को इन हालात में जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी साहब की खिदमत में होना चाहिए। वो बोला, हमने सानी से और दुनिया वालों से राहीला की बात महज इसलिए छुपाई थी कि उसके ननियाल वाले अब राहीला की तरह उसे भी किसी फ्रेम में ना ले जाएं। लेकिन राहीला को हकीकत मालूम हो गई और सानिया बच्ची नहीं रही। माशाल्लाह जहानत की उम्दा मिसाल कायम कर रही है। अब उसे अपने बारे में सब कुछ मालूम हो जाना चाहिए। हाँ, अब सानी और अली वगैरह को हकीकत मालूम हो जाना चाहिए। सलमान ने उसे बातों के दौरान देखा। वो त्यारे में सफ़र कर रही थी। उसने कहा, मैं भी पेरिस जा रही हूँ, तुम और सुल्ताना वहाँ से कब तक निकलोगे? जनरल तनवीमी नींद में है, सुबह उठकर हम पर से पाबंदियाँ ख़त्म करेगा। हम शाम से पहले ये मुल्क छोड़ देंगे। अली और सानी को भी वहाँ से रवाना करो। वह सानी के पास आकर बोला, सिस्टर को भी तुम्हारा ख्वाब सुनकर तशवीश हो रही है। उन्होंने पूछा है, तुम किस हद तक उस ख्वाब से असर ले रही हो? मैंने महसूस किया था उससे शैतानी माहौल में मैं जकड़ गई थी। अगर अली झंझोड़ कर ना जगाते तो ना जाने मेरे साथ क्या होता। मैंने ज़िंदगी में पहली बार खुद को बेबस पाया था। तुम आज ही अली के साथ पेरिस जाओ और जनाब अली असदुल्ला साहब के हुजरे में हाजिरी दो। गोया आप काले जादू को तस्लीम कर रही हैं और मुझे मोहतरम बुजुर्ग की रूहानी पनाह में रहने की हदायत कर रही हैं। हाँ, इस ख्वाब से तुम्हारी ज़िंदगी का गहरा राज है। तुम सफ़र की तैयारी करो, मैं अभी आकर मामा हीला के बारे में बताऊंगा। क्या आप ख्वाब वाली औरत को जानते हैं? बहुत अच्छी तरह। ज़रा सब्र करो, तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। जितनी जल्दी हो सके पेरिस पहुंचने की कोशिश करो। वो चला गया। सानी ने अली से कहा, अंकल ने तजस्सुस में मुब्तला कर दिया है। वो दोनों डी बॉर्बिन को 14 स्ट्रीट में छोड़ आए थे। अली ने पूछा, क्या तजस्सुस? क्या उसी ख्वाब के सिलसिले में? हाँ, वो ख्वाब वाली मामा हीला को जानते हैं। यानी तुमने सच्चा ख्वाब देखा है? हाँ, शायद मेरे लिए खतरा है। उन्होंने हम दोनों को आज ही पेरिस जाने के लिए कहा है। वो चाहते हैं मैं जनाब अली असदुल्ला साहब की खिदमत में रहूं। इस तरह काले जादू का असर नहीं होगा। सानी, तुम फौलादी कुव्वत इरादी रखती हो। सुना है बाबा फरीद वास्ती मरहूम और जनाब शेख अल फारस मरहूम की दुआएं और ख़ास अनायात तुम्हारे साथ हैं। फिर तुम पर काले जादू का असर क्यों हो रहा है? समझ में नहीं आता। मैं ख्वाब में बेबस क्यों हो गई थी? जब से तुमने झंझोड़ कर जगाया है तब से मैं नॉर्मल हूँ,
मगर मामा हिला के लिए अनजानी कशिश महसूस कर रही हूँ। शायद यही जादू है। तुम्हें अपनी कुव्वत इरादी को काम मिलाकर इस असर से निकल जाना चाहिए। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। दोनों सफ़र के लिए तैयार हो गए। नए हुलिये में नए पासपोर्ट के जरिए टिकट हासिल किए, फिर उसी शाम पेरिस के लिए रवाना हो गए। सानी बड़ी बेचैनी से सलमान का इंतजार कर रही थी। अली ने सफ़र के दौरान कहा, मैं तुम्हारी बेचैनी को समझता हूँ। अंकल कहीं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं, वरना वो वादे के मुताबिक अब तक आ जाते। मैं बहुत थकन महसूस कर रही हूँ। ज़ाहिर है पिछली रात को नींद पूरी नहीं हुई। तुम शायद 1 या आधे घंटे के लिए सोई थी, फिर शैतानी चक्कर ने तुम्हें परेशान कर दिया। तुम आराम से सो जाओ। तुम भी तो तमाम रात जागते रहे हो। मैं भी सो जाऊंगा। पहले तुम आंखें बंद करके दिमाग को हदायत दो। उसने आंखें बंद कर ली, दिमाग को हदायत देने लगी। त्यारा अपनी मंजिल की तरफ परवाज कर रहा था। दोनों ने सोचा त्यारे में बेखट के नींद पूरी की जा सकती है। अंकल आएंगे तो खुद ही आंख खुल जाएगी। सलमान वाकई बेहद मसरूफ हो गया था। वो डी बॉर्बिन को यूं ही नहीं छोड़ सकता था। या तो दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले को ख़त्म कर देना था, या तनवीमी अमल के जरिए उसे अपना ताबेदार बनाकर रखना था। वो इस मकसद के लिए फिर एक बार उसके दिमाग में आया। वो होश में आ गया था। एक डॉक्टर उसके बाजू की टूटी हुई हड्डी का एक्सरे देख रहा था और कह रहा था 1 घंटे बाद प्लास्टर चढ़ाया जाएगा। सलमान को उसके चोर ख्यालात पढ़ने का मौका नहीं मिला। वो सानी के बेडरूम में बेहोश हो गया था। अब उसके दिमाग को चुपचाप पढ़ा जा सकता था। उसने बॉर्बिन को मुखातिब नहीं किया और अच्छा ही किया। थोड़ी देर के बाद ही बॉर्बिन के दिमाग में किसी की आवाज़ सुनाई दी। कोई कह रहा था, आखिर तुम शिकार हो ही गए। बॉर्बिन ने चौंक कर सोच के जरिए कहा, मिस्टर पॉल मेरी मदद करो, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। अली तैमूर ने मेरे बाजू की हड्डी तोड़ दी है। मैंने उसे मुकाबला करने से मना किया था। मैं पहले गैस सिलेंडर के जरिए दोनों को बेहोश करना चाहता था, मगर अली अचानक ही मुसीबत बनकर आया। अब तुम सांस नहीं रोक सकते। कोई दुश्मन तुम्हारे दिमाग में आया होगा। सलमान ने उसे कहने पर मजबूर किया, नहीं, अभी तक कोई नहीं आया है। तुम झूठ कह रहे हो पॉल हॉपकिन। मेरे जख्मी होने का मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे कमतर हूं। मुझे झूठा कहने से बेहतर है मेरे चोर ख्यालात पढ़ लो। वो खामोश हो गया। बॉर्बिन की सोच में कहने लगा, अगर पॉल मेरे ख्यालात पढ़ लेगा तो झूठ खुल जाएगा। सलमान ने बॉर्बिन की सोच में कहा, कोई झूठ होगा तो खुलेगा। मैं तो बाजू की हड्डी टूटने से बेहोश हो गया था। अब होश में आया हूं। मैंने पॉल के सिवा दूसरी किसी पराई सोच की लहर को नहीं सुना है। लानत है पॉल पर, मुझे झूठा कह रहे। पॉल ने कहा, मुझ पर लानत न भेजो, गुस्सा थूक दो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता और तुम मुझ पर शुबा करते तो मैं नाराज ना होता, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है। काम की बात करो। पॉल ने हंसते हुए कहा, तुम अभी तक गुस्सा में हो। ये तो सोचो, जब अली अपने किसी ख्याल ख्वानी करने वाले को बताएगा कि डी बॉर्बिन नामी एक दुश्मन जख्मी हो गया है, तो कोई तुम्हारे दिमाग में जरूर आएगा। मैंने अली को बताया है कि मैं एक मामूली आलाकार हूँ। उसे यकीन हो गया, इसलिए वो मुझे बेहोश छोड़कर चला गया है। वो दोनों बहुत चालाक हैं। अब उस बंगले में नहीं होंगे। उनके भाग जाने का मतलब है मैं गैर अहम समझा गया हूँ। अगर उनकी नज़रों में अहमियत होती तो वो मुझे जिंदा न छोड़ते। ठीक है, फिर भी तुम्हारी हिफाजत लाजमी है। हमारे टेलीपैथी जानने वाले कम होते जा रहे हैं। तुम्हें भी कोई नुकसान पहुंचेगा तो जनरल साहब को सदमा होगा। इसलिए कहता हूँ मेरी मदद करो, मेरे लिए कुछ करो। मैं तनवीमी अमल के जरिए तुम्हारे दिमाग को लॉक कर दूंगा। फिर कोई दुश्मन तुम्हारे अंदर नहीं आएगा। नहीं, ये अमल करने के बाद तुम मेरे दिमाग पर हुकूमत करोगे। मैं नहीं करूंगा, मगर दुश्मन जरूर हुकूमत करेंगे। उनकी गुलामी अच्छी लगेगी। मैं किसी की गुलामी नहीं करूंगा। तुम्हारी मर्जी से कुछ नहीं होगा। इसका फैसला जनरल साहब करेंगे। मैं उन्हें तुम्हारी हालत बताने जा रहा हूं। ठहरो, पहले मेरी बात सुन लो। पॉल की तरफ से खामोशी रही। शायद वो जा चुका था। सलमान ने जनरल के अंदर आकर देखा। वो तनवीमी नींद से बेदार हो चुका था। गुस्ल करने के बाद लिबास बदल रहा था। पॉल हॉपकिन सलमान से पहले पहुंचा हुआ था और डी बॉर्बिन के बारे में बता रहा था। अभी पॉल के वापस आने में देर थी। सलमान फिर बॉर्बिन के पास आकर बोला, क्या तुम्हारी समझ में आ रहा है कि मैंने पॉल को तुम्हारे चोर ख्यालात पढ़ने से रोका था? हाँ, मैंने देखा है पॉल मेरा झूठ नहीं पकड़ सका। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? ठीक है, नहीं करूंगा। पॉल आकर तनवीमी अमल के जरिए तुम्हें गुलाम बना लेगा। वो जल्दी से बोला, नहीं नहीं, मैं गुलाम बनना नहीं चाहता। प्लीज़ मुझे उसके अमल से बचाओ। ये इत्मीनान रखो, वो अभी अमल नहीं कर सकेगा। थोड़ी देर बाद तुम्हारे बाजू पर प्लास्टर चढ़ाया जाएगा। तुम पता नहीं कितने घंटे तक बेहोश रहोगे। बहरहाल आज शाम को या रात को तुम पर अमल हो सकेगा, वरना पॉल किसी वक्त भी अचानक आकर हमारी चाल समझ लेगा। मैं जा रहा हूं। तुम मजबूर और लाचार बनकर पॉल की खुशामद करते रहो। वह फिर जनरल के दिमाग में पहुंचा। वहां पॉल से गुफ्तगू जारी थी। वह जनरल से पूछ रहा था, डी बॉर्बिन के दिमाग को लॉक करना जरूरी है या नहीं? जनरल ने कहा, अली और सोनिया सानी उसे गैर अहम समझकर छोड़ गई हैं। अगर उन्हें जरा भी शुबा होता कि बॉर्बिन टेलीपैथी जानता है तो वो उसे जिंदा न छोड़ते। तुम उस पर तनवीमी अमल ना करो। पॉल ने पूछा, सुल्तान और मास्टर अरेरे के मुताल्लिक क्या हुक्म है? जनरल ने सलमान की मर्जी के मुताबिक कहा, उन पर से पाबंदियां खत्म कर रहा हूं। तुम चाहो तो खुफिया तौर पर उनकी निगरानी कर सकते हो। मास्टर अरेरे वॉशिंगटन में और सुल्ताना न्यूयॉर्क में। आप मुझे बताएं, मुझे दोनों में से किस पर नज़र रखनी चाहिए? सुल्ताना की निगरानी हो रही है, तुम सुपर मास्टर पर नज़र रखो।
उसी वक्त सलमान ने रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए। जनरल से रब्ता होते उसने कहा, मास्टर, मैं मास्टर अरेरे, तुमने दिमागी रब्ता क्यों नहीं किया? मैंने सोचा सुबह सवेरे दिमाग में आऊँगा तो आप नागवारी महसूस करेंगे। दुरुस्त कहते हो, कुछ बोझ सा लगता है। कोई ज़रूरी काम है? मैं सुल्ताना के साथ पेरिस जा रहा हूँ, वहाँ शादी का इरादा है। बड़ा नेक इरादा है। ज़रूर शादी के लिए जाओ, तुम टेलीपैथी जानते हो, कहीं भी जाकर यहाँ की जिम्मेदारियाँ पूरी कर सकते हो। सलमान ने शुक्रिया कहकर रिसीवर रख दिया। जनरल के दिमाग में आ गया, वहाँ पॉल कह रहा था, सर आप दोनों को यहाँ से जाने की इजाज़त दे रहे हैं, कम से कम सुल्ताना को यहाँ रोकना चाहिए। जनरल ने सलमान की मर्जी के मुताबिक कहा, मैंने कुछ सोच समझ कर ही इजाज़त दी है। वह सुल्ताना के साथ रहेगा तो तुम यक वक्त दोनों पर नज़र रखोगे। सर, जो औरत सलमान के खिलाफ रिपोर्ट देती है, आप उसकी आवाज़ मुझे कब तक सुनाएंगे? मेरे खुफिया एक्सचेंज ने फ़ोन के जरिए आवाज़ रिकॉर्ड की है, उसे सुन लो। जनरल ने रिकॉर्डर के पास आकर उसमें एक कैसेट लगाया, फिर उसे ऑन किया। थोड़ी देर बाद राहिला की आवाज़ उभरने लगी। वो कह रही थी, जनरल पछताओगे, बहुत पछताओगे। मैं तुमसे कहती हूँ मास्टर अरेरे ऐसा ही नहीं, कट्टर मुसलमान है। बाबा साहब के इदारे के लिए तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है। यकीन ना हो तो उसे किसी मामले में आजमाओ। जनरल ने रिकॉर्डर ऑफ कर दिया। पॉल ने कहा, मैं उस औरत के दिमाग में जा रहा हूँ, अभी वापस आकर रिपोर्ट दूंगा। वो गया, फिर 2 मिनट के अंदर वापस आकर बोला, वो सांस रोक लेती है। मैंने कहा, जनरल साहब का पैगाम लाया हूँ। वो बोली, मैंने जनरल को सच्ची बात बताई है। वो यकीन करे या ना करे मुझे परवाह नहीं है, आइंदा मेरे अंदर ना आना। इतना कहकर उसने सांस रोक ली। मेरे बार बार जाने के बावजूद उसने दिमाग में नहीं आने दिया। जनरल परेशान होकर बुड़बुड़ाया, आखिर ये औरत कौन है? वो मास्टर अरेरे की कोई दुश्मन है, उसकी बात सच हो सकती है। हमने कई तरह से उसे आजमाया है, सुपर मास्टर में कोई खोट नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सुल्ताना के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाबा साहब के इदारे में जा रहा हो। मैं तुम्हारे शुबे को गलत नहीं कहूँगा, तुम भी उसके पीछे जाओ। वो चला गया। उसके जाने के बाद जनरल ने अपने दिमाग को ख्याल ख्वानी की लहरों से खाली महसूस किया। वो बहुत मजबूत और हसास दिमाग का मालिक था, पराई सोच की लहरों को महसूस कर लेता था। सिर्फ तनवीमी अमल के बायस सलमान को महसूस नहीं कर रहा था। वह एक ट्रांसमीटर को ऑपरेट करने लगा। उसकी सोच कह रही थी वो एक और ख्याल ख्वानी करने वाले को अपने दिमाग में बुलाने वाला है। उस ख्याल ख्वानी करने वाले का नाम टीटू संताना है और वो वाशिंगटन में रहता है। पिछले दिनों जनरल ने सलमान को यह कहकर धोखा दिया था कि वो 12 टेलीपैथी जानने वालों को जजीरा कोनू की फौजी छावनी में भेज रहा है, जबकि उसने टेलीपैथी जानने वाले मैथ्यू और जोरा जोरी को कर्नल के हवाले कर दिया था। सिर्फ 4 जवानों को जजीरे में भेजा था, बाकी 6 ख्याल ख्वानी करने वालों को खास अपने लिए वक्फ किया था। उनमें से एक मार्टिन रसल है जिसका दिमाग हमारे कब्जे में था। दूसरा डी बॉर्बिन अस्पताल में पड़ा हुआ था। तीसरा पॉल हॉपकिन था जो सलमान और सुल्ताना की निगरानी कर रहा था। चौथी शल्पा थी जिसे जनरल ने इस्तांबुल भेजा था ताकि सुल्ताना के बारे में मुकम्मल छानबीन करे। 5वीं उसकी भतीजी मरीना थी जो रूपोश रहकर पता नहीं क्या कर रही थी। और 6 नंबर पर टीटू संताना था। ट्रांसमीटर पर जनरल ने उसे कहा, मेरे पास आओ। इतना कहकर उसने ट्रांसमीटर को ऑफ कर दिया। संताना ने दिमाग में आकर कहा, यस सर, फरमाइए। जनरल ने कहा, डी बॉर्बिन जख्मी है, अली ने उसकी बाजू की हड्डी तोड़ दी है, बाजू पर प्लास्टर चढ़ाया जा रहा है। सर, आपने बॉर्बिन को मना किया था कि वो अली से कभी मुकाबला न करे। उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। वह दूसरे मंसूबे पर अमल करने गया था मगर मुकाबले की नौयत आ गई। अली को पता नहीं है कि बॉर्बिन टेलीपैथी जानता है, इसलिए वो उसे जिंदा छोड़ गया है। पॉल कहता है बॉर्बिन के दिमाग को लॉक करना चाहिए। वह ठीक कहता है। सोनिया, अली और पारस की चालें समझ में आने वाली नहीं। हो सकता है वो किसी खास मकसद के तहत बॉर्बिन को जिंदा छोड़ गया हो, उस पर अमल करना चाहिए। जनरल ने कहा, मुझे पॉल पर भरोसा नहीं। वो बॉर्बिन पर तनवीम में अमल करके उसे अपना महकूम बना लेगा। मैं पॉल को इतने ज़्यादा इख्तियारात नहीं दूंगा। तुम बॉर्बिन के दिमाग में रहो। मुझे खदशा है कि पॉल चोरी छुपे बॉर्बिन को अपना महकूम बनाने उसके दिमाग में जाएगा। अगर वह ऐसा करे तो तुम उसके अमल को नाकाम बनाओगे। यस सर, मैं अभी उसके दिमाग में जा रहा हूँ। वो गया, फिर वापस आकर बोला, सर, बॉर्बिन बेहोश है, मैं 1 घंटे बाद उसके पास जाऊँगा। सलमान जनरल के दिमाग से आ गया। फिर ट्रांसमीटर के जरिए नायब सुपर मास्टर से बोला, मैं न्यूयॉर्क से आज ही पेरिस जाऊँगा। वहाँ से रवाना होने वाली किसी भी फर्स्ट फ्लाइट में 2 सीटें रिजर्व कराओ। हेलीकॉप्टर के पायलट से कहो फ्लाइंग क्लब पहुंचे, मैं न्यूयॉर्क जाऊँगा। उसने ट्रांसमीटर ऑफ किया, फिर सोनिया को मुखातिब करते हुए कहा, सानी और अली कनाडा से रवाना हो गए हैं। मैंने सानी से कहा था उसे मामा हीला यानी राहिला के बारे में बहुत कुछ बताऊंगा, लेकिन दूसरे मामलात में मसरूफ़ हो गया हूँ। यहाँ से रवानगी की तैयारियां भी कर रहा हूँ। जजीरे में जिन 4 टेलीपैथी जानने वालों को हमने अपने काबू में किया है उन्हें भी वहाँ से निकालना है। मैं चाहता हूँ आप सानी को राहिला के मुतालिक बताएं। पता नहीं उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा। आप उसके सामने मौजूद रहेंगी तो वो माँ के लिए ज़्यादा जज्बाती नहीं होगी। ठीक है, मैं उसे एयरपोर्ट लेने जाऊँगी, तुम अपना काम करो। सलमान दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। थोड़ी देर तक बेटी को ख्यालों में देखकर मुस्कुराता रहा। फिर हेलीकॉप्टर के जरिए न्यूयॉर्क सुल्ताना के पास आ गया। वो दोनों शाम की फ्लाइट से रवाना हुए। तैयारी में सफ़र होने के बाद उसने सुल्ताना से कहा, मेरे दिमाग में रहो, मैं जनरल के पास जा रहा हूँ। वो दोनों सीट बेल्ट बांधने के बाद ख्याल ख्वानी में मसरूफ़ हो गए।
सलमान जनरल के दिमाग में एक मंसूबा पकाने लगा। उसके मुताबिक जनरल सोचने लगा, मेरी भतीजी मरीना से कभी धोखा नहीं हो सकता। वो जहां भी है हमारी बेहतरी के लिए काम कर रही होगी। इसके अलावा मेरे 5 ख्याल ख्वानी करने वाले हैं, 5 मेरे वफादार हैं। अब जजीरा कोनू में जो 4 टेलीपैथी जानने वाले हैं उन्हें दूसरी जगह मुंतकिल करके उनसे भी काम लेना चाहिए। जनरल ने कायल होकर सोचा, इस तरह वो 4 जवान भी टेलीपैथी के मैदान में अमली तजुर्बात हासिल करेंगे। उन्हें सख्ती से ताकीद की जाएगी कि वो सरेआम कभी ख्याल ख्वानी का मुजाहरा न करें, वरना दुश्मनों की नज़रों में आ जाएंगे। उसने टेलीफोन के जरिए कर्नल से रब्ता किया, फिर मुस्कुराकर पूछा, हेलो कर्नल, कैसे हो? कर्नल ने कहा, फाइन थैंक यू, कैसे याद कर लिया? कुछ ज़रूरी गुफ्तगू करना चाहता हूँ, अभी आ रहा हूँ। उनके बंगले एक ही हेडक्वार्टर में थे। कर्नल अपने बंगले से निकलकर जनरल के बंगले में आया, फिर मुसाफा करते हुए बोला, तुम सुपर मास्टर के होते हुए भी मुझसे ज़रूरी गुफ्तगू करना चाहते हो? खैरियत तो है? जनरल ने कहा, सुपर मास्टर पेरिस जा रहे। यूं भी मैं हर मामले में सुपर मास्टर को शरीक करना नहीं चाहता। वो सोफे पर बैठते हुए बोला, मुझे खुशी है कि मुझे किसी मामले में शरीक कर रहे हो। कर्नल, तुम्हें शिकायत है कि मैंने 12 टेलीपैथी जाने वालों को दूसरी जगह मुंतकिल करते वक्त तुम्हें राजदार नहीं बनाया और सुपर मास्टर को राज में शरीक किया। तुम्हारी तलाक के लिए अर्ज करूं कि मैंने सुपर मास्टर को खुश फहमी में मुब्तला रखा है। उस जजीरे में सिर्फ 4 ख्याल ख्वानी करने वालों को भेजा था। 6 ख्याल ख्वानी करने वाले सिर्फ मेरे इल्म में रहे और बाकी 2 तुम्हारे पास हैं। कर्नल ने फखर से कहा, देख लो जोरा जोरी और मिकी मैथ्यू मेरे पास किस तरह महफूज हैं। मैंने सोनिया और उसके साथियों को उनकी हवा भी नहीं लगने दी। मैं मानता हूँ वो दोनों टेलीपैथी जानने वाले तुम्हारे पास बिल्कुल महफूज हैं। अब मैं उन 4 को भी जजीरे से निकालना चाहता हूँ। तुम्हारी प्लानिंग क्या है? हमारे चंद ख्याल ख्वानी करने वालों को मुल्क से बाहर रहना चाहिए, इस तरह के कोई उनकी असलियत ना पहचान सके। क्या हम उन पर एतमाद कर सकते हैं कि उनसे गलतियां नहीं होंगी और वो जाहिर नहीं होंगे? उन्हें काबू में रखने के लिए मेरी या तुम्हारी मौजूदगी लाजमी है। मैं मुल्क नहीं छोड़ सकता। तुम्हें मशवरा देता हूं कि अपनी फैमिली के साथ लंदन में रिहाइश इख्तियार करो। जोरा जोरी को भी ले जाओ, जजीरे से उन 4 को भी भेज दिया जाएगा। दुश्मन यही समझेंगे कि हमारे तमाम टेलीपैथी जानने वाले हमारे ही मुल्क में हैं, वो यहीं सर खपाते रहेंगे। प्लानिंग बहुत अच्छी है। सच पूछो तो मैं अपनी बेटी के लिए फिक्रमंद रहता हूँ। वो चुड़ैल सोनिया पता नहीं हमारे मुल्क के किस शहर में छुपी हुई है। मैं चाहूँगा कि बेटी को पहली फ्लाइट में कहीं दूर ले जाऊँ और लंदन तो निहायत मुनासिब जगह है। मैं जाने को तैयार हूँ। वो दोनों तय करने लगे कि आज रात को या कल सुबह किसी फ्लाइट से 4 को फर्जी नामों से लंदन रवाना किया जाएगा और कर्नल भी उनके साथ ही जाएगा। सुल्ताना और सलमान दिमागी तौर पर हाजिर हो गए। फिर वो घड़ी देखते हुए बोला, बॉर्बिन होश में आ चुका होगा, ज़रा उसके पास भी चलो। सुल्ताना ने बॉर्बिन की आवाज़ और लहजा नहीं सुना था, इसलिए वो सलमान के दिमाग में आई। फिर उसके साथ बॉर्बिन के कमज़ोर दिमाग में पहुंच गई। दिमाग इसलिए कमज़ोर था कि वो बेहोशी के बाद अभी होश में आया था। उसके बाजू की टूटी हुई हड्डी को जोड़कर प्लास्टर चढ़ा दिया गया। एक नर्स गिलास में दूध दे रही थी और एक कैप्सूल देते हुए कह रही थी, इसे दूध के साथ निगल जाओ, ये ताकत के लिए है, तुम थोड़ी देर में तवानाई महसूस करोगे। वो कैप्सूल निगलकर दूध पीने के बाद बिस्तर के सरहाने लगकर बैठना चाहता था। उसी वक्त पॉल की आवाज़ आई, तुम्हें बैठना नहीं लेटना चाहिए। वो बोला, नहीं मैं बैठना चाहता हूँ। इनकार करने के बावजूद वो लेट गया। पॉल ने उसे जबरन लेटा दिया था। बॉर्बी ने कहा, पॉल ये अच्छी बात नहीं है, तुम मेरी दिमागी कमजोरी से फ़ायदा उठा रहे हो। दुनिया का हर शहज़ोर कमज़ोर से फ़ायदा उठाता है। तुम क्या करना चाहते हो? तनवीमी अमल करूँगा, खुशी से राज़ी हो जाओ, वरना कमज़ोर दिमाग खुद ही मेरी मुट्ठी में आ जाएगा। वो परेशान होकर बोला, क्या जनरल ने मुझ पर अमल करने को कहा है? नहीं, वो कहता है तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं है, इसलिए तुम्हें आज़ाद रखा जाए। लेकिन मैं सुनहरी मौके से फ़ायदा उठाऊंगा। तुम मेरे ताबेदार रहोगे तो मेरे पास टेलीपैथी की डबल ताकत हो जाएगी। तुम फौज के सबसे आला अफसर की हुक्म अदूली कर रहे हो। जनरल को कभी पता नहीं चलेगा कि तुम मेरी मुट्ठी में रहते हो। तनवीमी अमल के बाद तुम बज़ाहिर उसका हुक्म मानते रहोगे, लेकिन दरपर्दा मेरा काम करते रहोगे। वो टेलीपैथी के जरिए बॉर्बिन को सुलाने लगा। वो सोना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूर था। जाहिर कर रहा था कि आप ही आप आंखें बंद हो रही हैं। फिर वो थोड़ी देर बाद सो गया। पॉल उसके ख्वाबीदा दिमाग को ट्रांस में लाने लगा। उसे अपना मामूल बनाने के बाद उसके दिमाग में ये बातें नक्श करने लगा कि वह पॉल का ताबेदार बनकर रहेगा। उसकी सोच की लहरों को महसूस नहीं करेगा, बाकी दूसरी सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक लिया करेगा और किसी पर जाहिर नहीं करेगा कि वो पॉल का मामूल और ताबेदार बन चुका है। जब पॉल को यकीन हो गया कि अमल मुकम्मल हो चुका है तो वो उसे 6 घंटे तक तनवीमी नींद सोते रहने का हुक्म देकर चला गया। उसके जाने के बाद सुल्ताना ने दिमागी तौर पर हाजिर होकर सलमान से पूछा, तुमने तनवीमी अमल क्यों होने दिया? वो अमल पाल के नुक्ते नज़र से हुआ है, क्योंकि बॉर्बिन मामूल बनकर बोल रहा था, लेकिन हकीकतन वो मामूल नहीं था। किसी ने उसके दिमाग पर कब्जा जमाया हुआ था। किसने? पता नहीं, वो जो कोई भी है अभी जाहिर हो जाएगा। वो दोनों फिर बॉर्बिन के दिमाग में आए। वहाँ पहले थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। फिर टीटू संताना की आवाज़ उभरी। वो कह रहा था, बॉर्बिन तुम ख्वाब में मुझे देख रहे हो, मैं हूँ टीटू संताना। वो उल्लू का पट्ठा पॉल समझ रहा था कि उसका अमल कामयाब हो रहा है।
जबकि मैंने तुम्हारे दिमाग पर कब्जा जमा रखा था। बॉर्बिन की ख्वाबीदा सोच ने कहा, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, तुमने एक जलील शख्स का गुलाम बनने से बचा लिया। मैं आइंदा भी तुम्हें बचाता रहूंगा, तुम मेरे मामूल बन जाओ। ये क्या कह रहे हो? उसकी छुरी से बचाकर अपनी छुरी तले लाना चाहते हो? कुर्बानी के बकरे को कहीं ना कहीं गर्दन कटवाना पड़ती है। जनरल ने कहा था अगर पॉल तुम पर अमल कर ले तो मैं उसे कामयाब ना होने दूं। मैंने उसे नाकाम बना दिया, लेकिन यह सुनहरी मौका हाथ से जाने नहीं दूंगा। तुम मेरे ताबेदार बन जाओगे तो मेरे पास टेलीपैथी की डबल ताकत हो जाएगी। टीटू संताना उस पर अमल करने लगा। सलमान ने बॉर्बिन के दिमाग को अपने कब्जे में लेना चाहा। पता चला वो पहले ही किसी के कब्जा में है। वो हाजिर होकर सुल्ताना से बोला, अजब तमाशा हो रहा है। अब टीटू संताना तनवीर में अमल करे, लेकिन बॉर्बिन का दिमाग फिर किसी के कब्जे में है। सुल्ताना ने पूछा, क्या पॉल वापस आकर टीटू संतानों को नाकाम बना रहे? पता नहीं, हो सकता है पॉल वापस आ गया हो। आओ जरा देखते हैं। वह बॉर्बिन के अंदर आकर देखने लगे। संताना बड़े इत्मीनान से अमल कर रहा था। जब अमल पूरा हो गया तो वो भी मुतमईन होकर बॉर्बिन को तनवीर में नींद सोने के लिए छोड़कर चला गया। सुल्ताना और सलमान खामोशी से इंतजार कर रहे थे। जिसने भी बॉर्बिन के दिमाग पर कब्जा जमाया था वो जरूर कुछ बोलने वाला था। आखिर वो बोलने लगी, हेलो बॉर्बिन, ना तुम सो रहे हो ना किसी के अमल से सैरज़दा हो। मैं तुम्हें बचाने आई थी। जब पॉल तुम पर अमल करने लगा तो मैंने महसूस किया तुम्हारा दिमाग किसी दूसरे के कब्जे में है। बाद में पता चला कि टीटू संताना ने अपने मतलब के लिए तुम्हें पॉल से बचाया था। बहरहाल मैंने टीटू संताना के अमल को भी नाकाम बना दिया है। बॉर्बिन ने खुश होकर कहा, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुम कौन हो? मैं मर्दों को गुलाम बनाने वाली मलका हूँ, तुम्हें गुलाम बनाने आई हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? वो ही जो तुम सुन रहे हो। मुझे मर्द ज़ात से नफरत है। मैं 20 बरस की हूँ, जनरल की भतीजी से 1 बरस छोटी हूँ, मगर जनरल ने मुझे दाश्ता बना लिया। मैं राजी नहीं थी, लेकिन वह मुझ पर बुरी तरह मर मिटा था। उसने मुझे टेलीपैथी सिखाने का वादा किया। मैंने सोचा मर्दों की इस दुनिया में किसी हथियार के बगैर जहाँ जाऊंगी लूटी जाऊंगी। टेलीपैथी सीखने के बाद उस बुड्ढे से भी निमट लूंगी। लिहाजा मैंने खुद को दांव पर लगाकर टेलीपैथी का इल्म हासिल कर लिया। सलमान ने बॉर्बिन की जुबान से कहा, जनरल ने तुमसे ज़बरदस्ती नहीं की, तुमसे टेलीपैथी के एवज सौदा किया। तुम सौदे पर राजी हो गई। तुम्हें अपने आप से भी नफरत करना चाहिए। ताली दोनों हाथ से बजाई गई है। वो गुस्से से बोली, बकवास मत करो। उस बुड्ढे ने किसी सौदेबाजी के बगैर अपनी भतीजी को इल्म सिखाया। क्या मुझे भी बेटी समझकर नहीं सिखा सकता था? उसने बेटी नहीं समझा, मगर तुम तो शरीफजादी बनकर टेलीपैथी से इनकार कर सकती थी। इनकार कर देती तो आज शहज़ोर न बन पाती। तुम पर तनवीमी अमल करने के बाद मेरे पास टेलीपैथी की ताकत डबल हो जाएगी। वो ख्याल ख्वानी के जरिए उसे सुलाने लगी। सलमान ने अपनी जगह हाजिर होकर सुल्ताना से कहा, हम इसके अमल में रुकावट नहीं डालेंगे। क्या बॉर्बिन को उसके कब्जे में दे दोगे? आखिर ये औरत कौन है? इसका नाम शल्पा है। तुम इसकी आवाज़ और लहजे को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो। ये बॉर्बिन के दिमाग को लॉक करेगी और इसे हुक्म देगी कि वो सिर्फ शल्पा की सोच की लहरों को महसूस नहीं करेगा। सुल्ताना ने कहा, मैं समझ गई। मैं जब चाहूंगी शल्पा की आवाज़ और लहजे में बॉर्बिन के अंदर पहुंच सकूंगी। इस तरह मैं शल्पा की सरगर्मियों का विलम्ब होता रहेगा। अरे वाह, तुम तो बड़ी समझदार हो गई हो। तुम्हारी सोहबत से पहले भी समझदार थी। मुझ जैसे शरीफ आदमी को दीवाना बनाने में समझदारी का कितना दखल है? जी नहीं साहेब, आप खुद ही दीवाने हुए हैं। किसी न किसी काम के बहाने दिमाग में आ जाते थे, फिर पीछा नहीं छोड़ते थे। मैं आखिर कहाँ तक भागती? इसी में बेहतरी समझी कि हार मान जाऊं। हाँ, वैसे एक बात है, औरत मोहब्बत में हार कर भी मर्द से जीत जाती है। ये तुम्हारा ख्याल है, वरना मैं बुरी तरह हार गई हूँ। मैं राहीला की मौजूदगी में तुम्हें कभी जीत ना सकूंगी। सलमान ने सर झुका लिया। सुल्ताना ने पूछा, तुम राहीला के बारे में कोई नई बात सुनाने वाले थे? हाँ, उसे मालूम हो गया सानी उसकी बेटी है। क्या वाकई? मगर कैसे? खुदा जानता है उसे कैसे पता चल गया। वही सरसे में अपनी माँ और नानी की तरह खतरनाक विच लेडी बन गई है। ओह, ये कितने अफसोस और सदमे की बात है। बाबा फरीद वास्ती जैसे मोअज़्ज़ज़ और मोहतरम बुजुर्ग की बेटी शैतान की बंदी बन गई है। यही सोचकर मुझे शर्मिंदगी होती है कि मैं राहीला को गुमराही से ना बचा सका। तुम तकदीर से लड़ नहीं सकते थे। अपनी शरीके हयात के साथ शैतानी माहौल में जा सकता था, शैतानी कुव्वतों से लड़ सकता था। लड़ते लड़ते मर जाता या राहीला को वापस ले आता। तुम्हें बाबा साहब ने मना किया था। उन्होंने कुछ सोचकर ही मना किया था। मुझे ये बताओ, वो सानी के लिए क्या कहती है? अभी मैंने राहीला से रब्ता नहीं किया है। वो समझती है कि मुझे उसके और सानी के राब्ते का इल्म नहीं है। मैंने सोचा है कि सानी पहले इदारे के रूहानी माहौल में पहुंच जाए, फिर मैं शैतानी माहौल में जाकर राहीला से बात करूंगा। वह सुल्ताना को बताने लगा कि वो किस तरह बेटी के ख्वाबों में आकर खुद को मुतारिफ करा रही है और कहती है जिस तरह साराई को उसकी माँ ले गई थी, फिर साराई अपनी बेटी राहीला को ले गई थी, उसी तरह राहीला अपनी बेटी सानी को ले जाएगी। हाँ, ले जाएगी, मगर कैसे ले जाएगी? त्यारा बहरे ओकियानूस पर परवाज कर रहा था। सानी और अली अपनी अपनी सीट पर सो रहे थे। इंसान के लिए सोना जरूरी है, थके हुए इंसान के लिए तो बेहद जरूरी है। लेकिन सानी ख्वाह कितनी ही थकन से चूर होती, उसे सोना नहीं चाहिए था। बुजुर्गों का कौल है कि शैतान गफलत में ही मारता है। वह फिर नींद की हालत में सहरज़दा हो रही थी।
उसने ख्वाब में धुआं धुआं सा माहौल देखा। जब वो धुआं छटने लगा तो उसके पीछे शैतान का बड़ा सा मुजस्मा नजर आने लगा। मामा हीला के मंत्र पढ़ने की आवाज़ आ रही थी। उसके दोनों हाथ कोई चीज़ आग में फेंकते जा रहे थे, जिसके बायस शोले भड़कने लगते थे। मामा हीला ने पीतल की एक घंटी उठाकर शैतान के सामने बजाई, फिर कह के लगाने के बाद पलट कर बोली, मेरी बेटी, तूने दोबारा सोने में इतनी देर क्यों लगाई? क्या मेरे पास नहीं आना चाहती थी? क्या तुझे अपनी माँ से मोहब्बत नहीं है? सानी हैरान हैरान सी माँ को देख रही थी। इस बार वो ख्वाब में अकेली नहीं थी, उसके साथ अली था। दोनों ने एक दूसरे के हाथ को मजबूती से थाम रखा था। मामा हीला ने पूछा, बेटी ये तेरे साथ कौन है? ये मेरा अली है। कौन अली? मेरी जान, मेरी जिंदगी, मेरी कुल कायनात। मैं समझ गई, तू इसे मेरा दामाद बनाना चाहती है। तूने सुना होगा चुड़ैल सबको खाती है, दामाद को कभी नहीं खाती। इसे तू जान से ज्यादा चाहती है, मैं भी इसे चाहती हूँ, मगर आज मैं तन्हाई में तुझसे बातें करूंगी। इसे वापस जाने दे। ये मेरी जान के साथ है, नहीं जाएगा। मैं अभी इसे भगा दूंगी, ये देख। वो मंत्र पढ़ने लगी, आग की तरफ फूंक मारने लगी। फूंकने से शोले लपक कर सानी और अली के हाथों की तरफ आते थे, ताकि दोनों के हाथ अलग हो जाएं, लेकिन वे जैसे हमेशा के लिए चिपक गए थे, एक दूसरे से छूट नहीं रहे थे। राहीला ने नाकाम होने के बाद आवाज दी, मामा साराई, मेरा जादू नाकाम हो रहा है। भड़कते हुए शोले इन्हें अलग नहीं कर रहे, मेरी मदद करो। शैतान के मुजस्मे के पीछे से एक बूढ़ी औरत आई। उसने सानी से कहा, बेटी मैं तेरी नानी हूं। तू पहली बार मैं क्या आई है? अपनी माँ और नानी की बात मान ले, इस छोकरे का हाथ छोड़ दे। तेरी शादी इसी से होगी, मगर आज इसे जाने दे। सानी ने कहा, मुझे बड़ी हसरत थी कि मेरी कोई माँ होती, कोई नानी होती, मगर माँ और नानी ऐसी होती हैं तो मैं ऐसे रिश्ते पर लानत भेजती हूँ। कोई बात नहीं बेटी, शैतान और चुड़ैलों पर तो लानत भेजी ही जाती है, लानत हमारे लिए गाली नहीं है। उसकी नानी मंत्र पढ़कर फूंकने लगी। उसकी फूंक से आंधी चली थी। वो आंधी दोनों के हाथों के पास आई थी, मगर हाथ जूं के तू मिले हुए थे, किसी तरह अलग नहीं हो रहे थे। फिर शैतान के मुजस्मे के पीछे से एक निहायत बूढ़ी औरत सामने आई। उसके सर और भवों के बाल सफ़ेद हो गए थे। वो लाठी टेकती हुई सामने आकर बोली, सानी, मैं तेरी नानी की माँ हूँ, यानी तेरी माँ की नानी हूँ। मैं समझ गई हूँ कि तुम्हारे हाथ अलग क्यों नहीं हो रहे हैं। साराई ने पूछा, मामा ये अलग क्यों नहीं हो रहे हैं? वो बोली, ये दोनों त्यारे में एक दूसरे के बिल्कुल करीब बैठे हुए हैं। सानी ने अपने सीट बेल्ट को अली की सीट बेल्ट से मिलाकर बांधा हुआ है। इस तरह ये दोनों एक दूसरे से बंधे हुए सफ़र कर रहे हैं। जब तक दोनों की सीट बेल्ट नहीं खुलेंगी तब तक इनके हाथ एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। इन्हें अलग करने के लिए हमें सीट बेल्ट को खोलने का मंत्र पढ़ना होगा। राहीला ने कहा, मैं अली को नींद से जगाती हूँ, यह त्यारे में बेदार होकर सीट बेल्ट खोलेगा। बूढ़ी नानी ने कहा, यह नहीं खोलेगा, इस पर मंत्र असर नहीं करेगा, ये नूरी है। साराई ने कहा, हम सानी को थोड़ी देर के लिए जगाएंगे, ये बेल्ट खोलने के बाद फिर सोएगी और यहाँ चली आएगी। राहीला मंत्र पढ़ने लगी। सानी अली का हाथ थामे खड़ी थी। उसने आंखें बंद की, फिर जब आंख खुली तो वो त्यारे की सीट पर बैठी हुई थी। उसके दोनों हाथ आहिस्ता आहिस्ता सीट बेल्ट की तरफ जा रहे थे। उसे ख्वाब में मालूम हो गया था कि बेल्ट खोलेगी तो अली से दूर हो जाएगी। वो शैतानी माहौल में अली का हाथ थाम कर रहना चाहती थी। सीट बेल्ट को खोलना नहीं चाहती थी, लेकिन महसूस कर रही थी कि वह बेख्तियार बेल्ट खोलने जा रही है। अली ने उसके हाथ पर हाथ रखा तो वह चौंक गई, फिर अपना हाथ छुड़ाने लगी। उसने पूछा, मुझसे हाथ क्यों छुड़ा रही हो? मैं बेल्ट खोल लूंगी, हाथ छोड़ दो। मैं तुम्हें बेल्ट खोलने नहीं दूंगा, प्लीज़ मुझे ना रोको, मेरे अंदर कुछ हो रहा है। तुम्हारे अंदर जो हो रहा है उसे समझने की कोशिश करो, तुम सहरज़दा हो। मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, बेल्ट खोलकर टॉयलेट जाना चाहती हूँ, ये महज बहाना है। मैं तुम्हारी माँ और माँ की माँ और माँ की माँ से कह रहा हूँ, अगर बेल्ट खुल गया तो मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा, नींद आएगी तो थप्पड़ मार मार कर जगाता रहूँगा। वो बोली, तुम हद से बढ़ रहे हो, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठूंगी, दूसरी सीट पर जाऊंगी। रिश्ता निभाने का यही वक्त है, मैं इदारे में पहुंचने तक तुम्हें आज़ाद नहीं छोड़ूंगा। उसने सोचती नज़रों से परेशान होकर अली को देखा, फिर सीट की पुश्त से टेक लगाकर आंखें बंद कर लीं। 1 मिनट के अंदर ही सो गई। उसने फिर खुद को उसी शैतानी माहौल में पाया। वहां उसने अली के हाथ को मजबूती से पकड़ रखा था। राहीला की बूढ़ी नानी ने अंगारों जैसी आंखों से अली को घूरते हुए कहा, तेरी शामत आई है, सानी तुझे ऐसे ही ठुकराएगी जैसे हीला ने सलमान को और साराई ने फरीद वास्ती को ठुकराया था। अली ने कहा, तुम्हारी नापाक जुबान से हमारे बुजुर्गों का नाम अच्छा नहीं लगता। तुम्हारा जादू हम जवानों पर नहीं चल रहा है, पहले हमसे निमट लो, फिर बुजुर्गों तक चली जाना। साराई ने कहा, बड़ा नाम कमाने वाले बुजुर्ग खाक में मिल गए हैं, अभी तुमने हमारा काला जादू देखा ही कहाँ है। मैं चाहती थी अपनी नवासी को यहाँ बुलाकर कुछ काला अमल सिखा दूं, मगर तू इसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। तुम 3 औरतें सानी के पीछे क्यों पड़ गई हो? ये हमारी औलाद है, मेरी बेटी साराई है, साराई की बेटी हीला और हीला की बेटी सानी है। सानी और अली ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। फिर अली ने पूछा, सानी की वल्दियत बता सकती हो? हाँ, इसका बाप सलमान वास्ती है। अंकल सलमान ने बाप के तौर पर अपना नाम दिया, मगर वो बाप नहीं है, उनकी तो शादी भी नहीं हुई। हो चुकी है, मैं उसकी बीवी और सानी की माँ हूँ, वो सानी का बाप है। अगर यह सच है तो फिर पैरिस आओ, बेटी अपनी माँ से ज़रूर मिलेगी, लेकिन इंसानी तौर तरीकों से मिलेगी। ये शैतानी हथकंडे छोड़ दो, तुम सानी का हाथ छोड़ दो, सीट बेल्ट खोल दो।
मैं कह चुका हूँ, माँ हो तो माँ बनकर आओ, चुड़ैल बनकर नहीं। बूढ़ी नानी ने कहा, यह ऐसे नहीं मानेगा। साराई और हीला, तुम दोनों मेरे साथ मंत्र पढ़ो। अब हमारी बेटी ख्वाब में नहीं हकीकत में आएगी। वह तीनों मंत्र पढ़ने लगे। वहां कुछ और लोग काला अमल करने आ गए थे। शैतान के मुजस्मे के सामने भड़कते हुए अलाव के अतराफ रक्स कर रहे थे। काला अमल करने वाले कोई बड़ा मकसद हासिल करने के लिए शैतानी मुजस्मे के सामने एक इंसानी जान की कुर्बानी देते हैं। उन तीनों औरतों ने सानी को हासिल करने के लिए एक जवान लड़की को पेश किया। कुछ लोग एक लड़की को पकड़कर ला रहे थे। वो खौफ के मारे चीख रही थी, रो रही थी। सानी ने कहा, यह क्या जुल्म कर रही हो, इस लड़की को छोड़ दो। साराई ने कहा, शैतान को भीड़ देने के लिए जो लड़की वक्फ हो चुकी है उसकी बलि जरूर दी जाएगी। सानी और अली ने आगे बढ़कर उन पर हमला किया जो लड़की को जबरन ला रहे थे। उनसे थोड़ी देर तक जंग होती रही। वो एक एक हाथ से लड़ रहे थे क्योंकि दूसरे हाथों से एक दूसरे को पकड़े हुए थे। काला अमल करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही थी। उन्होंने सानी और अली को चारों तरफ से घेर लिया था, मक्खियों की तरह चिमट गए थे। ऐसे वक्त उस बेचारी लड़की को शैतान के कदमों में कुर्बान कर दिया गया। उसका खून उछलकर शैतान के चेहरे पर आया तो शैतानी कहके गूंजने लगे। तेज हवाएं चलने लगी। इसके साथ ही बादल गरज रहे थे और बिजलियां कड़क रही थीं। बिजलियों की कड़कदार आवाज से सानी की आंख खुल गई। उसने और अली ने देखा कि त्यारे की खिड़की के बाहर बारिश हो रही थी और रह रहकर बिजलियां कड़क रही थी। त्यारे में अनाउंसर कह रही थी, अटेंशन प्लीज, अचानक मौसम की खराबी के बायस त्यारे की परवाज नाहमवार हो रही है। आपसे दरख्वास्त है कि सीट बेल्ट बांध कर रखें, हम जल्दी इस तूफानी खित्ते से निकल जाएंगे। सबने सीट बेल्ट बांध लिए। खिड़की के बाहर रात की तारीकी थी। खिड़की के शीशों से पता चल रहा था कि बारिश हो रही है। कभी कभी चमकती हुई बिजलियां भी दिखाई देती थीं। इस तूफानी बारिश के पस मंजर में सानी को शैतानी कहके सुनाई दे रहे थे। वह हैरानी से बोली, क्या तुम कह सुन रहे हो? अली ने कहा, हमने आंखें बंद करके जो शैतानी कहके सुने थे वही हमारी समात में रह गए हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? यह तूफान काले जादू के जरिए लाया गया है? बज़ाहिर ऐसा ही मालूम होता है, लेकिन इन दिनों बहरे ओकियानूस में तूफान आते रहते हैं। तुम अपनी हालत बताओ। मेरा दिल मामा हीला की तरफ खिंचा जाता है। उसे फिर देखने को जी चाहता है। तुम कहोगे ये जादू है, मगर क्या तुमने गौर किया है मामा हीला मुझसे मुशाबियत रखती है? क्या वो मेरी तरह नहीं है? हाँ, तुमसे बड़ी हद तक मुशाबियत है, लेकिन हो सकता है ये कुदरती ना हो। वो जादू के जरिए हम शक्ल बन रही हो। उसकी बात खत्म होते ही जहाज एक झटके से नीचे गया। मुसाफिर चीखने चिल्लाने लगे। परवाज फिर हमवार हो गई, लेकिन औरतों और बच्चों में खलबली मच गई थी। वो रो रहे थे। मर्द हजरात परेशान थे। स्पीकर के जरिए कहा जा रहा था, आप हौसला रखें, सीट बेल्ट ना खोलें, अपनी जगह बैठे रहें, हमारा त्यारा जल्द ही इस तूफान से निकल जाएगा। मुसाफिर समझ रहे थे ये तिफल तसल्लियां हैं। त्यारा बुरी तरह तूफान में घिर गया था। चीखने चिल्लाने वाली औरतें खामोश हो गई थीं। तकरीबन सभी को चुप लग गई थी। वो गुमसुम बैठे हुए दिल ही दिल में खुदा को याद कर रहे थे और अपनी सलामती के लिए दुआएं मांग रहे थे। ना तूफान थम रहा था और ना ही परवाज करने वाले जहाज को कोई ठिकाना मिल रहा था। ये बात मुसाफिर नहीं जानते थे कि त्यारा अपने रूट से भटक गया है। पायलट ने यह बात छुपाई थी। अगर मुसाफिरों को मालूम हो जाता तो त्यारे के अंदर मातम शुरू हो जाता। ऐसे वक्त कुछ लोग जुनून में मुब्तला हो जाते हैं और पागलों जैसी हरकतें करती हैं। दूसरे मुसाफिर और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसलिए हकीकत छुपाई गई थी। त्यारे की अंधी परवाज जारी थी। सानी ने अली से कहा, मुझे यूं लग रहा है जैसे मुसाफिरों पर यह मुसीबत मेरी वजह से आ रही है। अली ने पूछा, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? इसलिए कि मेरे अंदर कोई खौफ और बेचैनी नहीं है। एक तरह का यकीन है कि मैं यहाँ से सीधी मामा हीला के पास जा रही हूँ। मुझे यकीन तो नहीं है कि यह शैतानी तूफान है। अगर ऐसा है तो तुम्हारी माँ और नानी मुसाफिरों और मासूम बच्चों पर जुल्म कर रही हैं। उनके काले अमल के नतीजे में यह त्यारा तबाह हो सकता है। जब तमाम लोग मर जाएंगे, तुम भी फना हो जाओगी, तो मामा हीला को क्या हासिल होगा? सानी ने आंखें बंद कर ली। वह मामा हीला से यह सवाल करना चाहती थी। उसका ख्याल था वो आंखें बंद करके फिर उसी शैतानी माहौल में पहुंच जाएगी। लेकिन देर तक आंखें बंद रखने के बाद भी न नींद आई और ना वो मामा हीला के पास पहुंच सकी। उसने आंखें खोलकर कहा, हमें मामा हीला से त्यारी की सलामती के लिए कहना चाहिए। वह त्यारी की सलामती के एवज तुम्हारा मुतालबा करेगी। मैं चली जाऊंगी, मगर आंखें बंद करने से अब वो नजर नहीं आ रही हैं। यहाँ ऐसी अफरा तफरी है कि तुम दिमाग को हदायत देकर नहीं सो सकोगी। शायद गहरी नींद में डूबने के बाद वो नजर आ जाए। सानी ने आजमाइश के तौर पर आंखें बंद की। गहरी नींद में डूबने के लिए दिमाग को हदायत दी। उसी वक्त जहाज को जबरदस्त झटका लगा। उसकी आंख खुल गई। मुसाफिर फिर चीखने लगे थे। थोड़ी देर बाद अनाउंसर ने कहा, प्लीज खामोश रहें, हौसला रखें। रोने, चीखने और चिल्लाने से तूफान नहीं टलेगा। हम आपको एक खुशखबरी सुना रहे हैं। मौरितानिया के एक हवाई अड्डे से राब्ता हो गया है। हमारा त्यारा जल्द ही वहां उतर जाएगा। इस खबर से ढारस बंध रही थी कि त्यारा कहीं उतरने वाला है। वो त्यारा लंदन और पेरिस जाने वाला था। वहां सब लंदन और पेरिस के मुसाफिर थे। किसी ने यह तशवीश जाहिर नहीं की कि वो इंग्लैंड जाने की बजाय अफ्रीका के एक मगरबी मुल्क में पहुंचने वाले हैं। फिलहाल ये इत्मीनान था कि वो इस तूफान में कहीं खैरियत से पहुंच जाएंगे। तमाम मुसाफिर बेचैनी से इंतजार कर रहे थे कि उन्हें त्यारे के उतरने की इतला दी जाएगी।
लेकिन इंतज़ार ख़त्म नहीं हो रहा था। वक्त गुजरता जा रहा था। सब अपनी कलाइयों पर बंधी हुई घड़ियों को बार बार देख रहे थे। आखिर तवील और थका देने वाले इंतज़ार के बाद उन्हें महसूस हुआ कि त्यारे के पहिए ज़मीन से लग रहे हैं। जब वो त्यारा ज़मीन पर दौड़ने लगा तो अनाउंसर ने कहा, थैंक्स गॉड, हम सलामती से ज़मीन पर पहुंच गए हैं। आपसे गुजारिश है कि गैर मुतवक्का हालात से निपटने के लिए खुद में हौसला पैदा करें। सब्र और तहम्मुल से त्यारे में बैठे रहें, क्योंकि हम एक अनजाने वीरान इलाके में हैं। यह सुनते ही सब एक दूसरे से कुछ न कुछ बोलने लगे। एक शख्स ने उठकर चीखते हुए कहा, तुमने कहा था कि हम मौरितानिया के एक एयरपोर्ट पर उतरने वाले हैं, फिर हम किसी वीरान इलाके में कैसे पहुंच गए? दूसरे मुसाफिर उसकी तायद में बोलने लगे। स्पीकर से आवाज़ आई, प्लीज़ खामोश रहें, मेरी बातों को समझने की कोशिश करें। किसी कंट्रोल टावर से राब्ता नहीं हो रहा था। त्यारा अपने रूट से भटक गया था। ये बात परवास के दौरान बताई जाती तो कमज़ोर दिल के मुसाफिर यह सदमा बर्दाश्त न करते। शदीद तूफान में त्यारे को कहीं उतारना एक अहम मसला था। इसी तरह आपकी सलामती मुमकिन थी। खुदा का शुक्र है कि इस रेगिस्तानी इलाके में एक पुख्ता कोलतार की सड़क नजर आ गई। हमने यहाँ त्यारा उतार दिया है। आप इत्मीनान और हौसला रखें। तूफान के थम जाने के बाद हमारे लिए इमदादी त्यारा जरूर आएगा। रात के 11 बज रहे थे। तूफान के थमने के आसार नजर नहीं आ रहे थे और सुबह से पहले इमदाद पहुंचने की तवक्को नहीं थी। मुसाफिरों का दिल बहलाने के लिए मौसीकी शुरू की गई। हॉस्टेस और स्टीवर्ड खाने पीने की चीज़ें फराम करने लगे। औरतों के चेहरों पर रौनक आ गई। बच्चे हंसने मुस्कुराने लगे। अब यूं लग रहा था जैसे कोई बात नहीं हुई थी। त्यारे को जो हादसा पेश आने का खतरा था वो टल गया था और अब कोई खतरा सामने नहीं आएगा, मगर आ गया। त्यारे की हंसती बसती फिजा में एक औरत ने जोर की चीख मारी। सब उसे चौंक कर देखने लगे। अभी उससे चीखने की वजह मालूम करने ही वाले थे कि त्यारे के दूसरे हिस्से से दूसरी औरत चीख कर खड़ी हो गई। एक और हिस्से से एक मुसाफिर ने उठकर चीख मारी। अब यह मामला तशवीशनाक हो गया था। एक के बाद एक मुसाफिर चीख कर खड़ा हो रहा था। सानी और अली हैरत से एक एक को देख रहे थे। फिर एक स्टीवर्ड ने बुलंद आवाज से पूछा, आखिर क्या बात है? आप लोग इस तरह क्यों चीख रहे हैं? सबसे पहले चीखने वाली औरत ने कहा, हम पर यह मुसीबत एक लड़की की वजह से आई है। दूसरी औरत ने सानी की तरफ उंगली उठाकर कहा, हाँ वो है लड़की। तीसरे चीखने वाले मुसाफिर ने कहा, इस लड़की को त्यारे से बाहर निकालो। स्टीवर्ड ने हैरानी से पूछा, आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? यह भी आपकी तरह एक मुसाफिर लड़की है। यह तूफान नहीं लाई, इसने त्यारे को नहीं भटकाया, फिर इसके खिलाफ क्यों बोल रहे हैं आप लोग? उसकी बात खत्म होते एक मुसाफिर ने आगे बढ़कर उसे एक तमांचा मारा। फिर कहा, तुम स्टीवर्ड हो, हमारी बात मानना तुम्हारा फर्ज है। इस लड़की को यहां से निकाल दो। एक एक मुसाफिर अपनी जगह से उठकर यही कहने लगा। फिर एक ने सानी को गुराकर देखते हुए पूछा, तुम जाओगी या हम तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दें? सानी ने एक जगह से उठकर स्टीवर्ड से कहा, दरवाज़ा खोलो, मैं जाऊंगी। अली ने उठकर कहा, मैं समझ रहा हूं ऐसा क्यों हो रहा है, तुम नहीं जाओगी, मैं इन मुसाफिरों से निपट लूंगा। दो तगड़े मुसाफिर उसे मारने के लिए दौड़ते हुए आए। अली ने उनकी अच्छी खासी पिटाई कर दी। उसी वक्त खिड़कियों के शीशों पर पत्थर आकर लगने लगे। मुसाफिरों ने सहम कर कहा, बाहर से पत्थर बरसाए जा रहे हैं, ये शीशे टूट जाएंगे। फिर ऐसी आवाज़ें आने लगीं जैसे तड़ातड़ गोलियां बरसाई जा रही हूं। त्यारे के करीब बॉम्ब के धमाके होने लगे। खिड़कियों से ये मंजर दिखाई दे रहे थे, शोले निकल रहे थे, धुआं फैल रहा था। अली ने सर उठाकर बुलंद आवाज से कहा, रुक जाओ, बंद करो ये धमकियां। सानी बाहर आ रही है, सानी बाहर आ रही है। ये बातें फिजा में गूंजते ही सन्नाटा छा गया। गोलियों की तड़तड़ाहट और बम के धमाके रुक गए। खिड़कियों के बाहर फिर अंधेरा छा गया, कुछ नजर नहीं आ रहा था। स्टीवर्ड ने सानी के पास आकर पूछा, मिस ये क्या मामला है? अली ने कहा, हम समझा नहीं सकेंगे, आप दरवाज़ा खोल दें। जहाज का अमला मजबूर था, मुसाफिर भी उन्हें दरवाज़ा खोलने पर मजबूर कर रहे थे। आखिर वो खुल गया। बाहर हद नज़र तक अंधेरा था। तूफान थम गया था। त्यारे के दरवाजे और ज़मीन के दरमियान काफ़ी फासला था। नीचे उतरने के लिए सीढ़ी की ज़रूरत थी। सानी और अली दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। दोनों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से थाम लिया और फिर एक दूसरे को मुस्कुराकर देखा। इसके बाद एक साथ छलांग लगा दी। ज़मीन पर पाँव लगते ही कलाबाजी खाई, फिर उठकर खड़े हो गए। तमाम मुसाफिर दरवाजे और खिड़कियों से झांक कर उन्हें देख रहे थे। त्यारे से बाहर जाने वाली रोशनी में वो थोड़ी देर तक नजर आए, फिर आगे जाते हुए तारीकी में गुम हो गए। स्टीवर्ड ने दरवाजे को बंद करते हुए पायलट से कहा, बड़े अफसोस की बात है, हमने 2 मुसाफिरों को बेयारो मददगार छोड़ दिया है। एक मुसाफिर ने कहा, यह तो देखो, उस लड़की के बाहर जाते ही तूफान थम गया है। एक औरत ने कहा, हमारे मुंह से आप सच्ची बात निकल रही थी कि इस लड़की की वजह से हम पर यह मुसीबत आई है। अब ना तो तूफान है, ना कोई पत्थर और गोलियां बरसा रहे। हमें यहाँ से चलना चाहिए। त्यारा अब सलामती से परवास करेगा। पायलट त्यारे के अगले हिस्से की तरफ जाते हुए बोला, मैं किसी करीबी एयरपोर्ट तक जाऊंगा, वहां से उन 2 मुसाफिरों के लिए इमदादी टीम रवाना कराऊंगा। वो अपनी सीट पर आकर बैठ गया। एयरफोन को कानों से लगाकर वायरलेस सेट को ऑपरेट किया तो हैरान रह गया। वह थोड़ी देर पहले तक बेकार था। अब वायरलेस से आवाज़ आ रही थी, हेलो हेलो कंट्रोल टावर, अलोन अब्दुल मालिक, हेलो हेलो कंट्रोल टावर, अलोन अब्दुल मालिक। पायलट ने अपने त्यारे के मुतालिक बताते हुए कहा, हम तूफान में भटक कर इधर आ गए हैं। त्यारे में 280 मुसाफिर हैं, हमें गाइड करो। उसे रहनुमाई हासिल होने लगी।
पता चला उनका त्यारा मौरितानिया और मराकश के जुनूब मगरबी सहरा के दरमियान एक पुख्ता सड़क पर है। वहां से 400 मील परवाज करके मौरितानिया के एक शहर अलोन अब्दुल मालिक एयरपोर्ट तक पहुंच सकता है। पायलट ने त्यारे की इतला की आमद देकर वायरलेस सेट को ऑफ किया, फिर दिल में कहा, अजीब बात है, उन 2 मुसाफिरों के जाते ही तमाम मुश्किलें आसान हो रही हैं। मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ता भी मिल रहा है। आखिर वो बेचारे कौन थे? वो बेचारे उसी सड़क पर दूर चलते जा रहे थे। बहुत दूर जाकर उन्होंने देखा त्यारा स्टार्ट हो गया था, सड़क पर दौड़ता जा रहा था। फिर वो दौड़ते हुए फिजा में बुलंद हो गया। वो दोनों त्यारे के सुरख बत्तियों को जलते बुझते और दूर होते दिख रहे थे। उनकी निगाहें कह रही थीं, जाने वालों, तुम्हें मंजिल मुबारक हो, हम तो रास्ते के गर्द बन गए थे। त्यारे की जलती बुझती रोशनी दूर आसमान में ओझल हो गई। वो पलट कर जाने लगे। अली ने कहा, तुम सैरज़दा होने के बाद मेरी बात नहीं मानती। प्लीज़ अपने अंदर कुव्वत इरादी को और मजबूत करो। यह अहद करती रहो कि शर से लड़ाई हो तो खैर को नहीं भूलोगी, मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। वो चलते चलते उसके बाजू से लग गई, फिर बोली, मेरी जान तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हारे कदमों से एक पल के लिए भी अलग नहीं होना चाहूंगी, लेकिन मैंने महसूस किया है मामा हिला के सामने मेरा दिलो दिमाग काम नहीं करता। मेरी कुव्वत इरादी कमज़ोर पड़ने लगती है। कोई ऐसी तदबीर करो कि मैं काले जादू से मशहूर ना हो सकूं। हम सोनिया मामा की तरह ये अंगूठी पहने रहते हैं, तुमने भी पहनी है। जब तुम देखो कि मामा हिला तुम पर हावी हो रही है तो इस अंगूठी की सुई उसके जिस्म में कहीं भी इंजेक्ट कर देना। वह हिसाबी कमजोरी में मुब्तला होकर मंतर नहीं पढ़ सकेगी। ऐसे 2-4 नुस्खे मेरे पास हैं, मैं उन्हें ज़रूर आजमाऊंगी, लेकिन इसमें कहाँ तक सदाकत है कि वो मेरी माँ है? कोई तो बात होगी सानी। वो बड़ी यकीन से अंकल सलमान को अपना शौहर और तुम्हारा बाप कह रही थी। अंकल सलमान ने मुझसे कहा था कि वो मेरे पास आकर मामा हीला के बारे में बहुत कुछ बताएंगे। मैं सोचती हूँ कि क्या वो यही बताने वाले थे? आखिर वो मेरे पास क्यों नहीं आए? अगर वो मसरूफ़ हैं तो सुल्तान आंटी को भेज सकती हैं। हमारे बुजुर्गों के साथ भी कुछ हो रहा होगा। ये हम कहाँ जा रहे हैं? तुम अपने मैके और मैं होने वाली ससुराल। वह हंसती हुई उसके बाजू में आ गई। तब पता चला पहले जैसी तारीकी नहीं है, जज्बे रोशन है। आसमान पर सितारे मुस्कुरा रहे थे और ज़मीन ने प्यार करने वालों को अपनी हथेली पर उठा रखा था। अली ने उसकी कुर्बत से सरशार होकर पूछा, तुम अब तक कहाँ थी? मैं पैदा हो रही थी, पल रही थी, परवान चढ़ रही थी। कातबे तकदीर जानता है कि मेरी रग रग में लहू नहीं, अली दौड़ता है। इसलिए मुझे अली के नाम पर पैदा किया गया है और अली के नाम पर जवान किया है। और एक दिन अली का नाम लेते लेते मौत आएगी। वो मोहब्बत में मदहोश हो रहे थे, अपनी आसपास की दुनिया को भूल चुके थे। ये परेशानी नहीं थी कि काफिले ने साथ छोड़ दिया है, वो किसी अजनबी मुल्क में है। दुश्मन औरतों की साजिशें हैं, कोई बात नहीं, शैतान का बुलावा है तो क्या हुआ? मोहब्बत सिर्फ जन्नत में ही नहीं होती, शैतान के पेट में भी घुसकर होती है, शैतानी मंदिरों में भी घुसकर होती रहेगी। मोहब्बत को कोई नहीं रोक सकता, वो हर जगह होती है। स्याह जुल्फों में हो तो गुलाब की तरह खिलती है, गंदे कीचड़ में हो तो कमल का हुस्न बन जाती है। वो चौंक गई। घोड़े के हिनहिनाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो आवाज़ करीब आ रही थी। उन्होंने देखा दूर तारीकी से एक घोड़ा नमूदार हो रहा था। उस पर जैन कसी हुई थी, मगर कोई सवार नहीं था। वो घोड़ा सानी के पास आकर खड़ा हो गया। वो बोली, ये मेरी सवारी के लिए आया है, मैं जा रही हूँ। वो घोड़े की तरफ बढ़ी। अली ने हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, देखो समझो, तुम अपनी कुव्वत इरादी को भूल रही हो। वो चौंक कर बोली, हाँ, मैं नहीं जाऊंगी। उसी वक्त घोड़ा हिनहिनाता हुआ अगली 2 टांगे उठाकर अली की तरफ लपका। अली उछलकर पीछे गया। घोड़े ने फिर आगे बढ़कर हमला किया। वो उसके हमलों से बचते हुए लगाम को पकड़ना चाहता था ताकि लगाम के जरिए से काबू में रखे, लेकिन घोड़ा अपने करीब आने का मौका नहीं दे रहा था। उसे लाते मारने के लिए आगे बढ़ता जा रहा था। अली बचाव करता हुआ पीछे हटता जा रहा था। इसी तरह वो सानी से दूर चले आए थे। फिर अचानक ही घोड़ा पलटकर दौड़ता हुआ सानी के पास आया। वो उछलकर उस पर सवार हो गई, लगाम को हाथ में ले लिया। अली आवाज़ें देता हुआ उसकी तरफ लपका, सानी रुक जाओ, होश में आओ, समझने की कोशिश करो, तुम सहरज़दा हो रही हो। घोड़ा तेज रफ्तारी से उसे ले जा रहा था। वो सानी को पुकारता हुआ दौड़ लगा रहा था। उसने दौड़ में भी तेज रफ्तारी का रिकॉर्ड कायम किया, लेकिन वो घोड़ा तो शैतानी रफ्तार से भाग रहा था। उसके बराबर पहुंचना किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। वो दौड़ते दौड़ते ठोकर खाकर गिर पड़ा। कोई मजबूरी सी मजबूरी थी। हर इंसानी कोशिश रायगां जा रही थी। उधर सानी अपने इख्तियार में नहीं थी, माँ के हथकंडों के सामने बेबस हो जाती थी। वो ठोकर खाकर औंधे मुँह गिरा था। उसने सर उठाकर देखा, घोड़ा दौड़ता हुआ तारीकी में गुम हो रहा था। वो उठकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर मायूसी नहीं थी, वो फौलादी इरादों का मालिक था। फिर दौड़ लगाने लगा। उसने जेबी टॉर्च निकालकर रोशन करते हुए दिल में कहा, ये चुड़ैलें जादू कर सकती हैं, अकल से काम नहीं ले सकती। कमबख्तों ने यह नहीं सोचा कि इस सहराई जमीन पर घोड़ा अपने चारों पांवों के निशानात छोड़कर जाएगा। वो टॉर्च की रोशनी में तेजी से दौड़ता जा रहा था।